बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 28 किस्तें सुन चुके हैं और अब 29वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। नेद हमारी इन काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर दिया करें और नए आने वाले दोस्तों से ख़ुसूसी इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब चलते हैं अपने मिशन की जानिब। जूं हम नीचे उतरते जा रहे थे, हमारी जिस्मानी हालत बेहतर होती जा रही थी। इसी दौरान में इस काफिले ने 3 बार क़याम किया था। बल खाते पहाड़ों पर और कोई ऐसा निशान नजर नहीं आया था जिसे देखकर ये एहसास होता कि कुर्बो जवार में कोई मौजूद है। चौथी मरतबा आराम करने के बाद जब हम आगे बढ़े तो दफातन पहाड़ों से गोलियां बरसने लगी। लातादाद गोलियां सनसनाती हुई हमारे सरों से गुजर रही थी और तमाम मुसाफिर दम बखुद रह गए थे। एक लम्हे के लिए किसी की समझ में कुछ ना आया कि क्या हो गया और ये आवाजें कैसी हैं, लेकिन दूसरे ही लम्हे माइकल ने चीख कर लोगों से एक बड़ी चट्टान की आड़ में हो जाने के लिए कहा और सहमे हुए दहशतज़दा मुसाफिर चट्टान की आड़ की तरफ दौड़ पड़े। गोलियां जिस सिमत से आ रही थी ये चट्टान उनसे बचाव का बेहतरीन जरिया थी। फायरिंग जिस अंदाज में हो रही थी इससे पता चलता था कि एक बड़ी तादाद ने हमें घेरे में ले लिया है। माइकल, मैग और दूसरे लोग अपनी जगह बेहिस्सो हरकत और फायरिंग की आवाज़ पहाड़ों में इस तरह गूंज रही थी जैसे गोलियां ना चल रही हों बल्कि गोले फट रहे हों। चंद मिनट तक गोलियां मुसलसल बरसती रहीं और उसके बाद यकलख्त खामोशी छा गई। मैं आसपास किसी आर्ट का मुंतजिर था। मेरे अंदर ही जुनूनी कैफियत उभरती आ रही थी जो मुझे अंधे इकदामात करने पर मजबूर कर देती थी। मैंने चट्टान की आड़ से निकलकर उस सिमत नजर दौड़ाने की कोशिश की जिधर से गोलियां बरस रही थी तो मोरना ने जल्दी से मेरा बाजू पकड़ लिया। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते। मैंने चौंक कर मोरना की सूरत देखी। उसकी आंखों में खौफ और दहशत और प्यार मुंजमिन था। मोरना, हाँ अली, मत जाओ प्लीज, कहीं कोई गोली तुम्हें ना लग जाए। ओह, कुछ ना कुछ तो करना ही है, मैंने कहा और इसी वक्त माइकल मेरे पास पहुंच गया। कौन लोग हो सकते हैं? आखिर वो कौन है और क्या चाहते हैं? वो परेशान लहजे में बोला। वो कौन है मिस्टर माइकल, ये तो शायद मैं ना बता सकूं, लेकिन क्या चाहते हैं इसका अंदाजा तुम्हें खुद भी होगा, मैंने जवाब दिया। मैं नहीं समझा, माइकल ने कहा। गोलियां चलाने का मकसद हमारी मौत ही हो सकता है, मैंने कहा। मगर हम उनसे मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हमें इस वक्त क्या करना चाहिए? माइकल ने कहा और फिर अपने कोट की अंदरूनी जेब से इशारिया 2 इंच का एक ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाल लिया। मैं और वहां मौजूद तमाम लोग चौंक पड़े। खुद माइकल के साथी मैग, जो इस दौरान में वहां पहुंच चुका था, पिस्तौल देखकर हैरान रह गया था। माइकल ने कहा, इसमें 6 गोलियां हैं, सिर्फ 6। अफसोस, अगर मैं जरा सी जहानत से काम लेता तो शायद कुछ और गोलियां भी मुझे मिल जाती। मगर माइकल, ये पिस्तौल, मैग ताज्जुब से बोला। मैंने शदीद ज़हनी हिजान के बावजूद ये काम कर डाला था क्योंकि मेरा ख्याल था कि मुमकिन है मुझे खतरनाक हालात से निमटना पड़े। त्यारे की तबाही के बाद मेरे बेपनाह दुश्मन हो सकते थे जैसे मिस्टर एल्डर, इसलिए मैंने ये पिस्तौल अपने कब्जे में कर लिया जिसके बल पर डायर मुझे यहाँ तक लाया था। ये पिस्तौल डायर का है, माइकल ने जवाब दिया और मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। वाकई मिस्टर माइकल, आपने ये काम शानदार किया। अगर आप मुनासिब समझें तो ये मुझे दे दें, शायद मैं इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकूं, मैंने कहा और माइकल ने पिस्तौल मेरे हवाले कर दिया। मैं चट्टान की आड़ से एक बार फिर गर्दन निकाल कर इधर उधर देखने लगा। कोई 25 फुट आगे बढ़ने के बाद चट्टान मुड़ रही थी। मैं भी चट्टान की आड़ से निकला भी ना था कि दफातन फिर गोलियां चलने लगी। कई गोलियां मेरे सर से शाई शाई करती हुई गुजर गई। मैं फुर्ती से जमीन पर लेट गया। ऐसा लगता था जैसे किसी ने बहुत करीब से फायर किए हों। फिर यकायक सामने से एक आदमी की खोपड़ी बड़े से पत्थर के अकब से उठती हुई दिखाई दी और मैंने निशाना बांधकर फायर कर दिया। नामालूम दुश्मन के हल्क से एक करीहा चीख निकली और फिर खामोशी छा गई। कई लम्हात गुजर गए लेकिन उस तरफ अब बिल्कुल खामोशी थी। मैं चट्टान की आड़ से निकल आया और रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। मेरे पीछे माइकल और मैग ने भी आगे बढ़ने की कोशिश शुरू कर दी थी। इस बड़े चट्टानी पत्थर के पीछे एक शख्स अपने ही खून में नहाया हुआ मुर्दा पड़ा था। मेरे पिस्तौल से निकली हुई ताकतवर गोली ने उसके दिमाग को फाड़ दिया था। माइकल ने गहरा सांस लिया और फिर जोर से लाश के पहलू में ठोकर मारी। ये शख्स मर चुका था और अब इसमें जिंदगी की कोई रमक बाकी नहीं थी। हमने आगे बढ़कर उसकी राइफल पर कब्जा कर लिया लेकिन राइफल का मैगजीन खाली था। वहां से नीचे गहराई में, बल्कि दूर दूर मीलों तक का मंजर हमारे सामने था। खुदा की पनाह, माइकल ने हांफते हुए कहा। और भी कैबन? हमने उसकी बात पर चौंक कर नीचे गहराई की तरफ झांका। लकड़ी के कैबनों की एक कितार दूर तक चली गई थी। मगर सवाल यह है कि यह शख्स तने तनहा यहाँ क्या कर रहा था?
मुमकिन है वही नहीं कैबिनों के अंदर हो, मगर दूर से तो यूं लग रहा है जैसे ये अंदर से बिल्कुल वीरान पड़े हों। माइकल खुद से सवालात कर रहा था। मैग इस दौरान में तेजी से मरने वाले के कपड़ों की तलाशी ले रहा था। चंद मुड़े तुड़े करेंसी नोटों के सिवा उसकी जेब से कुछ ना निकला। मैं गौर से इधर उधर देख रहा था। अगर ये शख्स भी इन्हीं लोगों का साथी था जो मेरे या उस पुरस्रार शख्सियत के ताकुब में थे, तो यकीनी तौर पर कुछ और लोगों को भी यहाँ होना चाहिए था। क्या माइकल के ख्याल के मुताबिक वो लोग इन कैबिनों में मौजूद हैं? वाकयात अजीब और गरीब अंदाज में पेश आ रहे थे। अगर ये शख्स तनहा था तो उसने हम पर फायरिंग क्यों की? इस फायरिंग का मकसद क्या था? बात किसी तरह समझ में नहीं आ रही थी। मैग की आवाज उभरी, अब क्या ख्याल है मिस्टर अली? मुझे शक है कि ये शख्स यहाँ अकेला था, माइकल ने कहा। नहीं मिस्टर माइकल, अगर ये शख्स वाकई यहाँ अकेला था और इसके साथ यहाँ से कहीं दूर है, तो फिर इसने फायरिंग करके हमाकत का सबूत दिया है, क्योंकि हम लोग चौकन्ना हो गए। मैंने कहा यह भी तो मुमकिन है कि इस फायरिंग से हमें यहीं रोके रखना चाहता हो और इसे अपने साथियों का इंतजार हो। माइकल ने राय जाहिर की, फिर बोला, वैसे मिस्टर अली, मैं सही निशाने पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। इस निशाने ने इस वक्त हमें एक जबरदस्त खतरे से निजात दिलाई, वरना ये कुत्ता हम में से एक आध को जरूर ले मरता। मैं खुद पिस्तौल से सही निशाना नहीं लगा सकता, कभी इस्तेमाल करने की जरूरत ही पेश नहीं आई। आप बिलाशुबा हैरत अंगेज है मिस्टर अली। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि अली बेहतरीन निशानेबाज है। वैसे ये शुरू ही से खुद को हैरत अंगेज साबित करते रहे हैं, मैग ने भी मुस्कुराते हुए कहा। फिर बोला, मेरा ख्याल है हमें वक्त जाया किए बगैर यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए। उन कैबिनों की सिमत में चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लाश पर आखिरी निगाह डालने के बाद हम वहां से चल पड़े। कम्बख्त की जेबों से अगर कुछ बरामद हो जाता तो ये पता चल जाता कि ये है कौन, मैग ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। उसकी बात का मैं या माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया था। हम सहमे हुए लोगों के नजदीक पहुंच गए, उन्हें इत्मीनान दिलाया कि खतरा दूर हो चुका है। पहले तो किसी को यकीन ना आया कि इतनी जल्दी खतरा क्यों दूर हो गया, लेकिन जब आगे बढ़कर उन्होंने अपनी आंखों से खुद इस नामालूम शख्स की लाश और उसकी राइफल भी देख ली तो उन्हें यकीन आ गया। हमने रास्ता तय करते हुए लाश उठाकर एक गहरी खुड में उछाल दी और अत्तल मकान वहां से खून के धब्बे भी साफ कर दिए। एहतियात का तकाजा यही था। माइकल ने मेरी इस बात से इत्तेफाक किया और कहा, मेरा ख्याल है अब हमें मजीद एहतियात से काम लेना चाहिए। अगर इन कैबिनों में दुश्मन के कुछ और आदमी भी छुपे हुए हमारे करीब आने का इंतजार कर रहे हो तो क्या होगा? मैग ने तशवीशनाक लहजे में कहा, हाँ, इस बात का इम्कान है। मेरा ख्याल है हमें सड़क छोड़ देनी चाहिए और इन चट्टानों के अकब में चलते रहना चाहिए। मैग बिल्कुल ठीक कह रहा था। मैंने उसकी बात को तस्लीम करते हुए कहा। चुनाचे हमने सड़क के जरिए सफर करने का प्रोग्राम मंसूख कर दिया और नीचे उतरकर चट्टानों के अकब में चलने लगे। ऐसा करने में अगरचे दिक्कत जरूर थी, लेकिन दुश्मन के अचानक और फौरी हमले से हम महफूज रह सकते थे। एक लंबा और दुश्वार गुजार रास्ता तय करने के बाद हम उन कैबिनों तक पहुंच गए, मगर वहां किसी इंसान का वजूद नहीं था। हर तरफ वीरानी और सन्नाटा फैला हुआ था। यूं लगता था जैसे सदियों से इस इलाके में किसी इंसान का गुजर ही ना हुआ हो। हम परेशान निगाहों से इन कैबिनों को तकते रहे। मुझे यकीन है यहाँ कोई नहीं, फ्रेड ने जेरे लब कहा। कोई धुआं वगैरह भी किसी कैबिन से नहीं उठ रहा जिससे अंदाजा हो कि यहाँ कोई है, माइकल बोला। बड़ा पूरी इसरार सा माहौल लगता है, मैग ने चारों तरफ देखते हुए कहा। मुमकिन है इन बदमाशों ने हमें फांसने के लिए कोई गहरी चाल चली हो। हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। इन कैबिनों में दाखिल होने में भी मुकम्मल एहतियात रखना सूदमंद होगा। यूं करते हैं कि बाकी लोगों को यहीं छोड़ देते हैं, मैं, माइकल और अली वहां चलते हैं। ये बहुत बेहतर होगा, मैंने जवाब दिया। मिस्टर ऑस्टन, क्या आप इन लोगों का ख्याल रखेंगे? यकीनन, आप लोग इत्मीनान से जाएं। अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम यहाँ कम अज कम इन लोगों के तहफ्फुज़ का बंदोबस्त तो कर ही सकते हैं, बूढ़े ऑस्टन ने कहा। हम लोग गहरे खुड में उतरकर कैबिनों की जानिब बढ़ने लगे। कभी कभी हमारे सामने टीले आ जाते थे और पीछे खड़े हुए लोग हमारी निगाहों से उजल हो जाते थे। मैं तरबियत याफ्ता था और इस तरह आगे बढ़ रहा था कि अगर मुझ पर फायर भी किया जाता तो अपना बचाव कर सकता था। माइकल और मैग ने भी यहाँ मेरी तकनीक इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसके माहिर नहीं थे। चुनाचे उन्हें इस तरह चलते रहने में दिक्कत पेश आ रही थी। चंद लम्हों बाद हम बिल्कुल नजदीक पहुंचकर कैबिनों की सुनगुन लेने लगे, लेकिन वही खामोशी, वही सन्नाटा, किसी इंसानी वजूद का पता नहीं चलता था। मैं एक कैबिन में झांकने लगा। मेरी देखा देखी माइकल और मैग भी करीब आ गए और हम चारों तरफ घूम फिर कर इन कैबिनों को देखने लगी। कतई कोई बात नहीं थी। चुनाचे हमने एक बुलंद जगह खड़े होकर मिस्टर ऑस्टन को इशारा किया।
मकसद ये था कि वो लोग भी यहाँ पहुंच जाएं। हमारा इशारा देख लिया गया और कुछ देर बाद मुसाफिरों का काफिला इस तरफ आने लगा। इन लोगों के रास्ते में कोई मुज़ाहमत नहीं थी, चुनाचे मैं, मैग और माइकल को वहीं छोड़कर खुद एक कैबिन की जानिब बढ़ गया। ये कैबिन दूसरों की निस्बतन ज्यादा कुशादा और मजबूत था। कैबिन में दाखिल होकर मेरे मुंह से हैरत और मुसरत की एक चीख निकल गई। नहायत आरामदा कैबिन था, जरूरत की चीजों से भरा हुआ। मिट्टी से जलने वाला स्टोव और कई हीटर मौजूद थे। गर्म और कीमती कंबलों का एक अंबार था। दीवारों पर लकड़ी के लंबे लंबे तख्ते जड़कर वो डब्बे रखे गए थे जिनमें खाने पीने की चीजें बंद थी। मैं हैरान रह गया। चंद कैबिनों में मैंने अब तक झांका था, उनमें कुछ भी नहीं था। मुमकिन है सिर्फ चंद कैबिनों में जिंदगी के आसार हों। मैं इस कैबिन से निकलकर उसके बिल्कुल करीब एक दूसरे कैबिन में दाखिल हुआ। यह भी बड़े और कुशादा कैबिनों में से एक था। वस्त में लकड़ी की एक बहुत बड़ी मेज बिछी हुई थी और इस पर खाने के जूठे बर्तन, टीन की प्यालियां और मग पड़े हुए थे। इन प्यालियों और मग्गों की तह में जो कहवा बच गया था वो सर्दी के बायस जम गया था। मैंने एक मग में उंगली डालकर कहवे की सख्त तह को तोड़ने की कोशिश की। उसने मेरी उंगली के दबाव को फौरन कबूल कर लिया और तह टूट गई। साफ जाहिर था कि जो लोग इन कैबिनों में रह रहे थे उन्हें यहाँ से गए हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। लेकिन वो कहाँ चले गए? ये यहाँ खामोशी क्यों है? मैंने परेशान होकर सोचा और फिर दूसरे कैबिनों का जायजा लेने लगा। 4 कैबिनों में ये सामान मौजूद था, बाकी कैबिन खाली पड़े थे, इनमें कोई सामान नहीं था। लेकिन ये 4 कैबिन ऐसे थे जिनमें जरूरियात जिंदगी की तकरीबन तमाम चीजें मौजूद थी और ये सब हमारे काम आ सकती थी। मैंने बाहर निकलकर देखा, काफिला अभी कैबिनों के नजदीक नहीं पहुंचा था, अलबत्ता वो खासा फासला तय कर चुका था। मैग और माइकल उन लोगों की निगरानी कर रहे थे और कुर्बो जवार पर निगाह रखे हुए थे। मैं कैबिनों के अकम में इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा। कई जगह बर्फ पर मुझे टायरों के निशानात नजर आए और मेरे इस शक की तस्दीक हो गई कि उन लोगों को यहाँ से गए हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी। फिर मैं भी माइकल और मैग के पास पहुंच गया। काफिले वाले अब बिल्कुल नजदीक आते जा रहे थे। उनके चेहरों पर गहरा तजस्सुस फैला हुआ था। माइकल ने घूमकर मुझे देखा और आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। आप इन कैबिनों में क्या तलाश कर रहे थे मिस्टर अली? उसने सवाल किया। जरूरियात जिंदगी का सामान, मैंने जवाब दिया। ओह, क्या वो इन कैबिनों में मौजूद है? माइकल ने पुरमजा अंदाज में कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया और माइकल चौंक कर मुझे देखने लगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि जरूरियात जिंदगी का तमाम सामान इन कैबिनों में मौजूद है। क्या वाकई? मैं हैरत से बोला। हाँ, आपको वाकई हैरत होगी। लेकिन जिन कैबिनों में हमने देखा था वहां तो कुछ भी नहीं था। यह भी दिलचस्प इत्तेफाक है कि जब हम कैबिनों के अकब से झांक रहे थे तो हम में से कोई ऐसे किसी कैबिन को ना देख सका जिसमें वो सामान मौजूद है। अभी जब ये लोग करीब आ जाएं तो आप जरा इन कैबिनों का जायजा लें और देखें कि वहां क्या कुछ मौजूद नहीं है। खुदा की पनाह, लेकिन कोई इंसान नहीं यहाँ? माइकल ने सवाल किया। यही तो दिलचस्प बात है मिस्टर माइकल। यूं लगता है जैसे उन्हें यहाँ से गए हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, लेकिन वो कहाँ गए इसका अंदाजा नहीं हो रहा, जबकि बर्फ की सफेद सतह दूर दूर तक सुनसान पड़ी हुई है। ताज्जुब की बात है, वाकई ताज्जुब की बात है मिस्टर मैग। अगर आप यहाँ रुकें तो मैं जाकर उन कैबिनों को देख लूं। मुझसे सब्र नहीं हो रहा, माइकल बोला और मैग ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। माइकल मेरे साथ बड़े कैबिन के अंदर गया। उसने उस कैबिन को देखकर शदीद ताज्जुब का इजहार किया। एक एक चीज को छू छू कर देखने लगा। जमी हुई प्याली से कहवे का एक टुकड़ा निकालकर जबान पर रखा और फौरन थूक कर बोला, अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यह कहवा 2 रोज से ज्यादा पुराना नहीं। इसका मतलब है कि उन्होंने 2 रोज कबल ये जगह छोड़ दी थी। लेकिन वो गायब कहाँ हो गए? उन्होंने ये सारी प्लानिंग त्यारा पहाड़ों में उतारने के लिए की थी, तो फिर वो यहाँ से गायब कहाँ हो गए? मेरा सवाल था। इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। काफिला पहुंच गया। आवाजें करीब ही सुनाई दे रही थी, इसलिए हम दोनों भी बाहर निकल आए। सर्दी के मारे हुए बड़ी तेजी से कैबिनों में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने लिए जाए पनाह तलाश कर ली। इत्तेफाक से एडलर बड़े कैबिन में जा घुसा जो सामान के कैबिनों में से एक था। चंद लम्हे वो अंदर रहा, फिर नाक चढ़ाता हुआ बाहर निकल आया। बराए करम इस कैबिन का दरवाजा बंद कर दो, बड़ी बदबू है यहाँ। पहाड़ी चूहों की लाशें सड़ रही हैं, इससे बीमारी के जरासीम भी हमारी रगों में दाखिल हो सकते हैं। उसने बाहर निकलकर कैबिन के दरवाजे को बंद कर दिया। मुझे और माइकल को इस बात पर जोर से हंसी आ गई। माइकल ने उसके पास पहुंचकर कहा, ओ मिस्टर एडलर, मेरे ख्याल में आपको फौरन गुस्ल करना चाहिए। आप अंदर से आए हैं। मेरे बारे में आप फिक्र ना करें मिस्टर पायलट, मैं ठीक हूँ। एडलर ने तेवरी चढ़ाकर कहा, हरगिज नहीं, आप भी दूसरों के साथ हैं।
आपको वो सब कुछ करना होगा जो दूसरों के मफाद में है। माइकल बोला, देखो मिस्टर पायलट, आज से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। मैं ज्यादा मुख्तलिफ मिजाज का इंसान हूँ। अगर तुम्हारा ख्याल है कि एक ग्रोह बनाकर इस खतरनाक माहौल में तुम्हारी लीडरी चल जाएगी तो ये तुम्हारी हमाकत है। मैं तुमसे दुश्मनी पर आमादा हो जाऊंगा और उसके बाद ख्वाह कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जरूर हलाक कर दूंगा। माइकल बिलाशुबा ठंडे दिमाग का इंसान था। हंसकर कहने लगा, नहीं मिस्टर एडलर, ना मैं आपकी दुश्मनी चाहता हूँ, ना ही हलाक होने का ख्वाहिशमंद हूँ। सिर्फ एक इतला कबूल फरमाइए, यहाँ और भी कई कैबिनों में वो सब कुछ मौजूद है जो आपने इस कैबिन में देखा है। हैं? एडलर का मुंह ताज्जुब से खुल गया और हमारे हल्क से कह के उबल पड़े। मुसाफिरों की टोलियां बन गई थी, उन्हें जरूरत का कोई सामान लेने से नहीं रोका गया था। जाहिर है अब उन पर मुसलसल कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता था। एडलर की तरह दूसरे लोग भी बागी हो सकते थे। बड़े कैबिन में हमारे साथ मोरना और मिस्टर हाइकर भी थे। लुइस भी यहीं मौजूद था और बाकी वो तमाम लोग मौजूद थे जो पहले भी साथ रहे थे। काश हमें इन कैबिनों से हथियार वगैरह मिल सकते, मैग ने कहा। मैंने 2 कुल्हाड़ियां और 4 चाकू कब्जे में कर लिए हैं। खास तौर से मुसाफिरों के अंदर दाखिले से कबल मैंने सामान के तमाम कैबिनों की तलाशी ली थी, सिर्फ इस मकसद के तहत कि कहीं हथियार जैसी खतरनाक शय एडलर जैसे बदमाश लोगों के हाथ न लग जाए। फ्रेड ने कहा और सब चौंक पड़े। हमने तहसीन अमेज निगाहों से फ्रेड को देखा। बहुत उम्दा काम किया है तुमने फ्रेड, बिलाशुबा इस वक्त ये चीजें भी बेहतरीन हथियार की मानिंद है। मैंने कहा, वैसे अब क्या प्रोग्राम है दोस्तों, हमें इस जगह कब तक रुकना है? यहाँ तवील आराम करेंगे या बस थोड़ी देर के बाद चल देंगे? ऑस्टन ने सवाल किया। हर चंद के मौसम खुशगवार और आसमान साफ है, लेकिन हम लोग इस बुरी तरह थक गए हैं कि अब आराम किए बगैर चारा नहीं है। औरतें, बच्चे और जख्मी अफराद वगैरह इस सफर से खास तौर पर मुतासर हुए हैं, इसलिए मेरे ख्याल में हमें यहाँ कल तक रुकना चाहिए। यहाँ सर्दी से बचाओ और इस्तेमाल के लिए दूसरी चीजें मिल गई हैं, इसलिए कोई तकलीफ भी नहीं होगी। माइकल ने कहा। हम सब इस बात पर मुत्तफिक हो गए। जैक्सन ने कहा, यहाँ ऐश और आराम की सारी चीजें मिल गई हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें उन लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो ये चीजें यहाँ छोड़कर हमारी निगाहों से रोपोश हो गए हैं। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक है जैक्सन, इसके लिए हमें बारी बारी पहरा देने को बंदोबस्त करना होगा। मैग बोला, ऐसा ही होगा, माइकल ने कहा। मुरना अपनी जगह से उठी और दोनों एयर होस्टेसों की मदद से प्रेशर स्टोव जलाकर सूप तैयार करने लगी। लोइस हीटरों से उलझा हुआ था। कुछ देर में उसने हीटर जलाकर सर्दी दूर कर दी और फिर खुराक के डब्बे खोलकर देखने लगा। जब तक ये लोग खाना तैयार करें, आओ हम लोग बाहर चलकर पहरा देने की मुंतखब जगह कर लें। जैक्सन ने तजवीज़ पेश की और हम लोग बाहर निकल आए। दूसरे कैबिनों के मकीन भी अपने मशागल में मसरूफ थे। हमने पहरा देने के लिए एक उम्दा जगह मुंतखब की जहां से हम सड़क और उससे हटकर दूसरी जगहों पर बासानी निगाह रख सकते थे। पहरे के मामले में जरूरी अमूर तय कर लिए गए। इस वक्त एक होस्टेस वैलिसन ने बाहर आकर इतला दी कि खाना तैयार है। अहले खानदान की तरह हम लोग खाने के गिर्द बैठ गए। इस होलनाक माहौल में भी इस वक्त खाने में वो लुत्फ आया कि नाकाबिले बयान है। उसके बाद हम बातें करने में मसरूफ हो गए। मिस्टर हाइकर की हालत बेहतर थी, लेकिन उनकी जबान बदस्तूर खामोश थी। हमारी बातों में उन्होंने कोई दखल नहीं दिया। मुझे कुछ देर बाद मुरना से गुफ्तगू करने का मौका मिल गया। हम कैबिन के एक गोशे में अकबी खिड़की के सामने जा खड़े हुए, जिससे बाहर की सफेद फिजा बहुत खुशगवार लग रही थी। इस खिड़की के पट नहीं थे और उसे बंद करने का कोई और जरिया भी नहीं था, इसलिए सिर्फ यही खुली रह गई थी और इससे बाहर का मौसम अंदर भी असरअंदाज हो रहा था। उसने हीटर की कारकर्दगी कुछ कम कर दी थी। मिस्टर हाइकर की हालत बहुत बेहतर मालूम होती है, मैंने कहा। हाँ, मुरना किसी कदर मसरूर लहजे में बोली। तुमसे गुफ्तगू की उन्होंने? कोई खास नहीं। तुम उनके लिए परेशान होगी, मुझसे ज्यादा तो तुम उनके लिए परेशान मालूम होते हो, मुरना ने किसी कदर जिल्लाए हुए लहजे में कहा और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। मैंने मादरत अमेज लहजे में कहा, सॉरी मोरना, मेरे ख्याल में तुम इस वक्त तन्हाई चाहती हो। ऐसी बात थी तो कह देती मुझसे। वेरी सॉरी। मैं वापसी के लिए मुड़ा तो मोरना ने मेरा बाजू पकड़ दिया। अपनी तरफ से ही फैसला कर लिया? मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी? नहीं, तुम्हारा मूड बताता है, कोई तकल्लुफ नहीं। जाहिर है मेरी हमाकत है। मैंने कहा, अली प्लीज ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? तुम सिर्फ मिस्टर हाइकर के बारे में ही बात क्यों करते हो? फिर किसके बारे में करूं? मैं किसी काबिल नहीं हूं। ये बात नहीं है मोरना, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे बारे में क्या बात करूं। मैं किसी काबिल नहीं हूं। उसने फिर बात दोहराई। देखो ना मोरना, हम दोनों में से कोई नहीं कह सकता कि आइंदा हालात क्या होंगे। अगर हम जिंदा सलामत अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं तो फिर हमारा मिलना हो या ना हो, इतनी मुख्तसर सी मुलाकात अगर दिल की गहराइयों तक पहुंच जाए तो सारी जिंदगी की कसक बन जाती है। सारी जिंदगी की।
हाँ, हम एशियाई लोग ऐसे ही जाहिल होते हैं। मोहब्बत करते हैं किसी से तो उसे जिंदगी की आखिरी हद बना देते हैं। ये हमारी कमजोरी है या फिर इसे हमारी शनाख्त कह लो। नहीं अली, ये तो काबिल कदर बात है। मुरना मुतासर लहजे में बोली, जो कुछ भी करार दो अली, क्या मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ? मैं खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझता। क्यों? बस मैं एक मामूली सा इंसान हूँ। और फिर माफ करना मुरना, मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता भी तो नहीं हूँ। जो कुछ मैं बता चुकी हूँ काफी नहीं है? नहीं। तो और क्या जानना चाहते हो? क्या बस तुम्हारे बारे में इतना जानना काफी है कि तुम मिस्टर हाइकर की बेटी नहीं सेक्रेटरी हो? फिलहाल इसी पर इत्तफाक करो, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें तफसीलात बता दूंगी। कब तक? मैंने पूछा। क्या तुम उसके ख्वाहिशमंद हो? हाँ। पूछ सकती हो क्यों? ताकि तुम्हारे करीब आने में कोई झिझक न रहे। अभी सिर्फ चंद बातें बता सकती हूँ अली। मैं दर हकीकत मिस्टर हाइकर की सेक्रेटरी हूँ, लेकिन वो मुझे अपनी बेटी कहना पसंद करते हैं। उनके करीबी लोगों में से कोई भी नहीं है मुमकिन है वो मुझे अपनी जायदाद का वारिस करार दे दे। मिस्टर हाइकर बहुत दौलतमंद इंसान है। हाँ, न सिर्फ दौलतमंद बल्कि बहुत अहम शख्सियत भी है। बेशतर ममालिक में उनकी बड़ी इज्जत होती है। बाद सियासी मामलात में भी वो एक नुमाया हैसियत रखते हैं। मसलन मैंने पुरतजस्सुस अंदाज में कहा, तुम फिर उन्हीं के बारे में मसरूफ हो गए ना? मोरना ने आंखें निकाल कर कहा और मैं हंसने लगा। दिल ही दिल में मैंने सोचा, मिस मोरना, तुम हुसैन हो, लेकिन मुझे तुमसे सिर्फ इसी हद तक दिलचस्पी है कि अगर तुम मेरी मतलूबा शख्सियत की सेक्रेटरी हो तो ठीक है, वरना। माइकल हमारे पास आ गया था, इसलिए हमारे दरमियान सिलसिला गुफ्तगू मुनक़ते हो गया। माइकल भी खिड़की से बाहर देखने लगा था। रात हो गई थी, पैरा बदस्तूर लगा हुआ था। सब लोग 2-2 घंटे की ड्यूटी दे रहे थे। रात के 10 बजे एडलर की बारी आ गई। मैग उसे बुलाने चला गया था। एडलर नाक मुंह चढ़ाता हुआ इस तरफ आ गया। ये क्या बदतमीजी है? इस शदीद सर्द रात में लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? उसने चिल्ला कर कहा। तुम देख रहे हो एडलर, दूसरे लोगों ने भी खुशी खुशी पैरा दिया है, ऑस्टिन ने कहा। तो फिर तुम भी अपनी ड्यूटी अंजाम दे दो ना। मैं तुम लोगों से ताउन के लिए तैयार नहीं हूँ, एडलर ने गुस्सीले अंदाज में कहा। तो फिर हम तुम्हें अपने दरमियान रहने भी नहीं दे सकते। मैग ने होंठ भींच कर कहा। क्या मतलब हुआ इस बात का? एडलर ने फिर गुस्से से कहा। मतलब ये है कि ना तो तुम्हें हम लोग अपने साथ रखेंगे, ना तुम्हें यहाँ की चीजों में से कोई चीज मिलेगी। तुम उनमें से किसी कैबिन में दाखिल नहीं हो सकोगे। मैग बोला। अच्छी गुंडागर्दी है, मैं ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जहाज में सफर करने वाला एक मुअज़्ज़ज़ मुसाफिर हूँ, एडलर ने कहा। जहाज तबाह हो चुका है, अब हम बर्फ के इन बहरानों में मुसाफिर हैं मिस्टर एडलर। ठीक है, इस वक्त तुम लोग जो दिल चाहे मनमानी कर लो, लेकिन अगर जिंदगी बच गई तो तुम्हें देख लिया जाएगा। फिलहाल ड्यूटी पर जाओ एडलर। तुम मिस्टर एडलर को इनकी ड्यूटी की जगह बताओ, मैग ने कहा। मैग ने दोनों शाने हिला दिए। एडलर बनाए हुए अंदाज में घूम गया। मैग उसके पीछे पीछे निकल गया। एक लम्हे के लिए खामोशी छाई रही। फिर माइकल ने कहा, ये शख्स कोई हमाकत ना कर दे। कैसी हमाकत? ऑस्टिन ने पूछा। तेज दिमाग का किसी कदर अहमक आदमी है। जुनून में आकर कोई गलत कदम उठा बैठा तो खुद भी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा और हमें भी गिरफ्तार करा देगा। फिर इसका क्या इलाज हो सकता है? सिर्फ एक। फ्रेड हाथ उठाकर बोला। वो क्या? गर्दनें उस सिमत घूम गई। इसके हाथ पांव तोड़कर इसे भी दूसरे जख्मियों की तरह एक स्ट्रेचर पर डाल दिया जाए और किसी भी वक्त ये बात मुमकिन है, फ्रेड ने जवाब दिया। अचानक हम सब उछल पड़े। एक दिल खराश चीख बर्फ के इन सुनसान वीरानों में बुलंद हुई थी। इंतहाई कर्बनाक चीख थी। हम बेइख्तियार बाहर की तरफ दौड़े। चीख की आवाज पहाड़ों में गूंज रही थी। मैग और एडलर अभी इस जगह नहीं पहुंचे थे जहां एडलर को अपनी ड्यूटी अंजाम देना थी। वो दोनों ठिठक कर रुक गए थे। मैं, माइकल और जैक्सन दौड़ते हुए उन दोनों के पास पहुंच गए। फ्रेड और दूसरे चंद लोग हमारे अकब में आ रहे थे। पता नहीं दूसरे कैबिनों के लोगों ने ये चीख सुनी थी या नहीं। किसी और कैबिन से कोई बाहर नहीं निकला था। क्या बात है, ये चीख कैसी थी? माइकल ने पूछा। वहां उस तरफ, उस टीले से कोई नीचे गिरा है। मैग ने एक सिमत में इशारा किया। मगर कौन? पता नहीं। मेरे ख्याल में वो हम में से कोई नहीं हो सकता। वो रहा उस तरफ नीचे जाने का रास्ता। क्या हम चलकर देखें कि वो कौन है? मैग एक तरफ इशारा करके बोला। जरूरी है, हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैक्सन बोला। लेकिन तमाम लोगों का वहां जाना मुनासिब नहीं। हम में से सिर्फ 2 अफराद चले जाएं, बाकी लोग यहाँ रुकें, मैंने कहा। मैग से पूरी सिचुएशन मालूम करके हम दोनों यानी मैं और माइकल उस उतराई की तरफ चल पड़े जो टीले के दामन में थी। टीले की बुलंदी 50 से 60 फुट के दरमियान थी। हमें नीचे उतरने में भी काफी वक्त लगा। बहरहाल हम उस टीले के दामन में पहुंच गए। बर्फ की सफेद सतह पर हमें वो धब्बा नजर आ गया जिसकी जुस्तजू पर हम यहाँ तक पहुंच आए थे। वो मर चुका था। बर्फ की पतली तह के नीचे नुकीले पत्थरों पर गिरने से उसका भेजा पाश पाश हो गया था
और वो बिल्कुल वही लिबास पहने हुए था जो पहले आदमी के बदन पर था, यानी वो शख्स जिसने हम पर गोलियां बरसाई थी और फिर मेरी चलाई हुई गोली से हलाक हो गया था। माइकल ने गर्दन हिलाते हुए कहा, उन्हीं में से एक जिन्हें हम अपना दुश्मन गर्दान रहे थे। 100%, मैंने जवाब दिया। लेकिन मिस्टर अली, ये लोग, कोई बात समझ में नहीं आती कि इनकी तादाद बहुत कम है। अगर कम भी है तो उन्हें जगह जगह मुंतशिर नहीं होना चाहिए। अगर ये इज्तिमाई तौर पर हमारे इस पूरे काफिले पर हमलावर होते तो मेरा ख्याल है उन्हें खातर ख्वाह कामयाबी नसीब हो सकती थी, यूं इनकी जिंदगी खतरे में भी ना पड़ती। वो शख्स जिसने हम पर गोलियां बरसाई थी इसलिए जिंदगी खो बैठा कि तनहा था, और ये उसकी हमाकत थी। ऐसे मौके पर उसे खामोशी से हमारे रास्ते से हट जाना चाहिए था। समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या चाहते हैं और ऐसी अहमकाना हरकतें क्यों कर रही हैं। मैंने माइकल की बात का कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से बर्फ पर पड़े हुए उस शख्स की लाश को देखता रहा जिसके जख्मी सर से खून बह बह कर बर्फ की सफेदी को दागदार कर रहा था। फिर मैं उसके नजदीक बैठ गया। चंद फीट के फासले पर उसकी राइफल पड़ी हुई थी, गर्दन में कारतूसों की पेटी लटकी हुई थी। दोनों चीजें हमारे लिए निहायत कारआमद थी। मैंने झुककर उसकी जेबों की तलाशी लेना शुरू कर दी। उम्दा किस्म का एक शिकारी चाकू, कुछ करेंसी नोट और एक जेबी टार्च के अलावा और कुछ उसके पास से बरामद नहीं हुआ। ये तमाम चीजें मैंने अपने कब्जे में ली और लाश को उल्ट पलट कर देखा, फिर कारतूसों की पेटी उसके बदन से उतार कर कब्जे में ले ली। माइकल ने आगे बढ़कर राइफल उठा ली और उसे चेक करने लगा। बुलंदी से गिरने से राइफल को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा तो उसने आंखें बंद करके गर्दन हिलाई और बोला, नहीं, राइफल बिल्कुल ठीक है मिस्टर अली, वेरी गुड। कम अज कम ये शख्स मरते हुए एक उम्दा तोहफे से नवाज तो गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मिस्टर अली, ये लोग मेरी समझ में अभी तक नहीं आए। माइकल ने कहा, हाँ, इनका समझ में आना मुश्किल है माइकल। मेरा ख्याल है हमें वापस चलना चाहिए, वरना बढ़ती हुई तारीकी रास्ते को निगाहों से उजल कर देगी। हमें अपने साथियों तक पहुंचने में मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं। इसके अलावा सर्दी भी बहुत शदीद होती जा रही है। मेरा ख्याल है यहाँ ऊपर की बनिस्बतन ज्यादा सर्दी है। माइकल ने कहा, मुझे भी यही एहसास हो रहा है। मुमकिन है ये सर्दी तेज हवाओं की वजह से हो। तुम्हें हवाओं की तेजी का एहसास हो गया होगा। आइए वापस चलें, माइकल बोला, और हम दोनों लाश को वहीं छोड़कर ऊपर कैबिनों की जानिब चल पड़े। शदीद सर्दी के बावजूद मुतजस्सिस लोग कैबिनों से निकलकर वहां आ खड़े हुए थे जहां मैग और एडलर मौजूद थे। इन दोनों से उन्हें सूरत हाल मालूम हो चुकी थी और वो इस बारे में बातें कर रहे थे। अलबत्ता उनमें से किसी ने भी नीचे आने की कोशिश नहीं की थी। चंद लम्हों के बाद हम उनके करीब पहुंच गए। मुख्तसर उन्हें उस शख्स के बारे में बताना पड़ा जो हमारा निगरान था और अंदाजे की किसी गलती से टीले की बुलंदियों से नीचे फिसल पड़ा था। मुमकिन है कि शदीद सर्दी के बायस उसका बदन सुन्न हो गया हो और वो अपना तवादन कायम ना रख सका हो या उसे नींद का झोंका आ गया हो। मैंने गहरी सांस लेकर एडलर से कहा, मिस्टर एडलर, आपकी ड्यूटी का इब्तदाई मरहला बड़ा सनसनीखेज रहा, लेकिन बराए करम ड्यूटी के दौरान ये सनसनीखेज कैफियत जारी न रखें। मिस्टर एडलर ने मेरी बात पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। अंदाजे से अब भी एक नफरत अमेज कैफियत आया थी। जब हम वापसी के लिए मुड़े तो वो हाथ उठाकर बोला, मिस्टर अली, बराए करम मेरी एक बात सुन लें। मैं रुककर उसे देखने लगा। जी फरमाइए। मिस्टर अली, मैं इन हालात में तनहा पैरा नहीं दे सकता। क्यों? पहले जिस शख्स की ड्यूटी थी वो तनहा ही पैरा दे रहा था। मैंने कहा, उस वक्त हालात और थे, आप समझने की कोशिश करें। क्या फायदा होगा इस बात से कि मैं किसी बर्फ के कंगोरे के नीचे पनाह ले लूं, आराम की नींद सो जाऊं, उस वक्त जागूं जब 2 घंटे के बाद कोई और मेरी जगह लेने आए। मैं पहली बार आपसे एक मुखलिसाना बात कर रहा हूं मिस्टर अली, और मशवरा देता हूं कि दो आदमियों को पैरे के लिए मुतय्यन करें ताकि दोनों आपस में बातें भी करते रहें और चौकन्ना भी रहें। मैंने सवालिया निगाहों से माइकल की तरफ देखा। वो भी एडलर की बात से मुतासर नजर आ रहा था। उसने सरगोशी के अंदाज में मुझसे कहा, कोई हर्ज नहीं मिस्टर अली, बल्कि मेरा ख्याल है इस कमबख्त की ये तजवीज़ बेहतर है। मान ली जाए यूं भी हमारे पास काफी आदमी हैं। 2-2 घंटे की ड्यूटी 2 आदमी बआसानी अंजाम दे सकते हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी माइकल, लेकिन एडलर के साथ किसकी ड्यूटी लगाओगे? उसके लिए मैं अपने आप को पेश करता हूँ जनाब, फ्रेड ने आगे बढ़कर कहा। मेरे ऊँटों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। तुम? माइकल सवालिया अंदाज में बोला। हाँ, मिस्टर एडलर की बातें मुझे बहुत पसंद हैं। इन्हें देखकर मुझे अपनी एक नकचड़ी महबूबा याद आ जाती है जो सीधी बात भी उल्टे अंदाज में करती है। आप लोग यकीन करें, जब भी मैंने मिस्टर एडलर की तरफ तवज्जो दी मुझे पेनी स्मिथ याद आ गई। मेरा ख्याल है मिस्टर एडलर के साथ बेहतर तौर पर ड्यूटी सरंजाम दे सकूंगा मैं। फ्रेड ने आगे बढ़कर एडलर का बाजू पकड़ लिया। एडलर ने किसी शरीफ अल नफ्स लड़की की मानद फ्रेड के हाथ से अपना बाजू छुड़ा लिया
और होंठ भींचकर बोला, मिस्टर फ्रेड, मुमकिन है आप बहुत पुरमिज़ा फितरत के मालिक हों, लेकिन मैं आप सब लोगों से कह चुका हूं कि मैंने दिल से आपकी हुक्मरानी कबूल नहीं की है। इसी दौरान मैं हर लम्हा यह महसूस करता रहा हूं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। आप लोगों ने मुझसे हाथापाई भी की है और ये सब एक तरह से मुझ पर फर्ज है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आप लोगों से जरूर निपटूंगा। फ्रेड ने आगे बढ़कर उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे धकेलते हुए बोला, जरूर जरूर, जिस वक्त भी आपको मौका मिले मिस्टर एडलर, आप हम सब को गोली से उड़ा दें, लेकिन फिल वक्त आपको इसी खुशगवार माहौल में रहना होगा जिसमें रहते हुए हम जिंदगी की जिद्दोजहद कर सकते हैं। आइए, अब बेकार बातों से क्या फायदा, अपनी ड्यूटी अंजाम दे। फ्रेड एडलर को तकरीबन धकेलता हुआ उस जगह ले गया जहां से हम उस सड़क पर निगाह रख सकते थे जो खतरात का बायस थी। वहां से वापस पलटते हुए मैंने माइकल से कहा, डियर माइकल, इस ताज़ा वाक़े के बाद हम ये नहीं कह सकते कि उन लोगों ने अपने आदमी कहां कहां लगा रखे हैं। अब तो मुझे यूं लगता है जैसे हर चट्टान के पीछे दो आंखें हमारी निगरान हों। अलबत्ता मुझे इस बात पर शदीद हैरत है कि दो आदमियों की जिंदगी कुर्बान करने के बावजूद वो अब तक खामोश क्यों हैं। उन्होंने हम पर कोई बड़ा हमला क्यों नहीं किया, खुदा जाने। माइकल ने शाने झटकते हुए कहा और हम दोनों कैबिन के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। अंदर की फिजा भी सहमी सहमी सी थी। होस्टेस और मोरना दरवाजे पर निगाहें जमाए शायद किसी खौफनाक खबर को सुनने की मुंतजिर थी। उन्होंने निगाहों से हमारे चेहरे टटोले। मोरना ने बेचैनी से सवाल किया, किसकी चीख थी, वो क्या था? मिस्टर मैग, यहाँ वो शख्स, मेरा मतलब है एडलर खैरियत से है ना? हाँ मोरना, वो सब ठीक है, मैंने जवाब दिया। लेकिन ओह, ये राइफल कहाँ से आई? राइफल के नाम पर मिस्टर हाइकर ने भी नीम गनूदगी से चौंक कर आंखें खोल दी। वो लाताल्लुकी से अंदाज में हमारी तरफ देखने लगे। इत्तफाक से मेरी निगाह उनकी जानिब उठ गई। मिस्टर हाइकर, जो जहाज के हादसे के बाद अब से खुद को नीम बेहोश या नीम पागल जाहिर कर रहे थे, इस वक्त मेरी निगाहों से महफूज ना रह सके। राइफल के नाम पर चौंक कर देखना क्या मायने रखता है? क्या वो ज़हनी तौर पर मुतवाज़न है और सिर्फ खामोश रहने के लिए खुद को नीम दीवाना जाहिर करते रहे? अगर ये बात थी तो मेरे ज़हन में इसके अलावा और कोई शक नहीं आ सकता था कि मिस्टर हाइकर ही वही शख्सियत है जिसकी निगरानी पर मुझे मामूर किया गया था। बर्फ की इस होलनाक माहौल में जबकि कदम कदम पर दुश्मन की मौजूदगी का खौफ था, अगर मिस्टर हाइकर मुझसे मुतारफ होने में इतना बरत रहे थे तो मेरे ख्याल में ये दानिशमंदाना बात नहीं थी। मुझे अगर अंदाजा हो जाता कि मेरी ज़ेरे निगरानी कौन सी शख्सियत है तो मैं यकीनी तौर पर दिल जमी से हर वो कोशिश कर सकता था जो मेरे इम्कान में होती थी। उसी रात के तकरीबन आखिरी पैर मैंने मिस्टर हाइकर को जागता हुआ महसूस किया तो बेधड़क उनसे कह डाला, मिस्टर हाइकर, आप अली यार खान से वाकिफ है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन तंजीम ने मुझे आपके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी सौंपी है। अगर आप चाहें तो मुझे राजदार बनाकर फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। मिस्टर हाइकर ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा। एक लम्हे के लिए मुझे महसूस हुआ जैसे ये निगाहें मेरे जहन की गहराइयों में उतर रही हूँ, मेरी असलियत, मेरे दिल का हाल जान लेना चाहती हूँ। लेकिन दूसरे ही लम्हे वो लाताल्लुक से हो गए और करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगे। मैं एक तवील सांस लेकर दूसरी जानिब घूम गया। ये इत्तेफाक ही था कि मेरी निगाह रैक्सन पर जा पड़ी। वही जख्मी शख्स जो इत्तफाकिया बल्कि मौजूदाना तौर पर त्यारे से जिंदा निकलने वाला आखिरी आदमी था जिसने शदीद जख्मी होने के बावजूद निहायत बहादुरी से सारे मामलात में हिस्सा लिया था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। हमारी निगाहें एक दूसरे से टकराईं तो सारे के खफीफ इशारे से उसने मुझे अपने नज़दीक आने के लिए कहा। मैंने सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचा और उसके पास पहुंच गया। हेलो अली, नींद नहीं आई तुम्हें? उसने मुस्कुरा कर पूछा। इस खौफनाक माहौल में जो लोग इत्मीनान से सो गए हैं, मैं उन्हें उनकी नींद पर मुबारकबाद दिए बगैर नहीं रह सकता। मैंने कहा, बेशक, लेकिन मेरे ख्याल में ये हीटर जिनसे कैबिन गर्म है इनकी नींद का बायस है, वरना वो इतने सुकून से नहीं सो सकते थे। रैक्सन ने जवाब दिया, यकीनन यकीनन, और मेरे ख्याल में इन लोगों का सो जाना ही बेहतर हुआ। कम अज कम सुकून के चंद घंटे की नींद इनकी थकन दूर कर देगी और वो सुबह को सफर के काबिल हो जाएंगे। मैंने पुरजोर लहजे में कहा। मेरी निगाहें रैक्सन के चेहरे को टटोल रही थी और मैं अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या रैक्सन ने मेरे वो अल्फाज सुन लिए हैं जो मैंने मिस्टर हाइकर से कहे थे। क्या वो मेरी गलतफहमी दूर करना चाहता है? मेरी नज़र में ये दूसरा शख्स था जिस पर मैं अपनी मतलूबा शख्सियत होने का शक कर सकता था। चंद लम्हे खामोशी तारी रही, फिर रैक्सन ने कहा, मिस्टर हाइकर के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या मतलब? मैं उस शख्स की पर्सनैलिटी से बहुत मुतासिर हूँ। वो बेचारी लड़की उसके लिए किसी कदर परेशान है। क्या वो मिस्टर हाइकर की बेटी है? हाँ, वो मिस्टर हाइकर को डैडी कहती है।
आपसे बहुत मुतासिर लगती है, बल्कि मेरा ख्याल तो कुछ और ही है। रैक्सन मैनिखेद अंदाज में बोला। मजीद कुछ कहना चाहते हैं मिस्टर रैक्सन? ओह माफी चाहता हूँ अली, मैंने सोचा इस थके हुए माहौल में कुछ चटपटी बातें ही हो जाएं। वेरी सॉरी। उसके बाद रैक्सन ने कोई बात नहीं की। मैं भी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। सुबह को तमाम कैबिनों के मुसाफिर बाहर निकल आए और जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। सूर्य का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। आसमान पर बादलों के गोल मार्च कर रहे थे। यूं भी अभी पूरी तरह सुबह का उजाला नहीं फैला था, लेकिन इससे ज्यादा यहाँ रुकने का इरादा किसी का भी नहीं था। जरूरत की हल्की फुल्की चीजों का इंतखाब किया गया। खुराक के अलावा चंद स्टोव, मिट्टी का तेल, गर्म कपड़े और कंबल वगैरह ले लिए गए। माइकल ने कई छोटी छोटी चीजें अपने कोट की जेब में ठूंस ली। जख्मियों का जायजा लिया गया। चंद चलने फिरने के काबिल हो चुके थे। खास तौर से सब ये बात जानते थे कि पहाड़ों में कोई भी ज्यादा देर तक किसी का हमदर्द नहीं रह सकता था। चुनाचे इससे कबल हमदर्दी करने वाले मौसम की सख्ती और थकन से तंग आकर उन्हें किसी खाई में उछाल देने पर गौर करें। खुद में इतनी हिम्मत पैदा कर ली जाए कि जिंदगी की तलाश के सफर में वो अपने कदमों से आगे बढ़ सके। चुनाचे चंद और स्ट्रेचर खाली हो गए। सुबह के तकरीबन 6 बजे थे जब हमने दोबारा सफर का आगाज किया। रफ्तार का अंदाजा लगा लिया गया था कि जख्मियों और स्ट्रेचर लेकर चलने वालों को भी तकलीफ ना हो और फासला भी मुनासिब तय हो पाए। मिस्टर हाइकर भी सुस्त रफ्तारी से दूसरों का साथ दे रहे थे, लेकिन उनकी खामोशी बदस्तूर थी। वैसे रात के आराम का असर सब पर पड़ा था। पेट भी भरे हुए थे और बदन पर गर्म कपड़े भी थे। चुनाचे गुज़िश्ता सफर के बरक्स इस वक्त सब बहुत खुशगवार मूड में थे। माइकल के क्यास के मुताबिक हम ज्यादा से ज्यादा 4-5 मील दूर ही जा सकते थे। ढलान का सफर बेशक इतना दुश्वार गुजार नहीं होता जितना चढ़ाई का, लेकिन फिर भी बल खाती हुई तंग सड़क पर चलना आसान नहीं होता। अगर हम एक दिन में 10 मील का सफर भी तय कर लेते तब भी हमें बिल्कुल नीचे तक पहुंचने के लिए तवील वक्त दरकार था। और फिर यह भी नहीं कहा जा सकता था कि पहाड़ों की इन बुलंदियों से नीचे पहुंचने के बाद हमें कोई मुनासिब रास्ता भी मिल जाएगा या नहीं। जगह के बारे में अंदाजा किसी को नहीं था, यहाँ तक कि पायलट माइकल को भी नहीं। ये रास्ता आम हवाई रास्तों से हटकर था और माइकल कभी इन रास्तों से नहीं गुजरा था। अलबत्ता बुलंदियों से नीचे पहुंचने के बाद कोई एक सिमत इख्तियार करने के बारे में सोचा जा सकता था। कम अज कम इसकी इब्तदा तो हो। जूं जूं हम नीचे उतरते गए मंजर बदलता गया। बर्फानी इलाके बेशक तहद्दे निगाह फैले हुए थे, लेकिन अब कहीं कहीं उनमें दरख्त वगैरह भी नजर आ जाते थे। फिजा कसीफ होती चली गई और सांस लेने में अब कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। इसके अलावा मुसलसल सफर करने के बावजूद कोई खास थकन महसूस नहीं हो रही थी। सड़क पीचदार होती जा रही थी, यहाँ तक कि एक मकाम पर हमें रुकना पड़ा। हमारी निगाह बाएं सिमत गहराइयों में उठ गई। इन गहराइयों में हमें एक दरिया नजर आ रहा था जो हमारे रास्ते में हायल था, यानी नीचे एक मखसूस फासला तय करने के बाद ये दरिया अबूर करना था। लेकिन दरिया पर एक पुल भी नजर आ रहा था। गो यहाँ से दरिया और पुल का फासला काफी था, लेकिन हम बुलंदी पर थे इसलिए ये मंदिर देख सकते थे। अलबत्ता हमारी निगाहें इतनी तेज नहीं थी कि हम उसके कुर्बो जवार का मंजर भी देख सकते। समंदर की सतह से इसकी बुलंदी कितनी होगी? माइकल ने पुरख्याल अंदाज में कहा। क्या कहा जा सकता है, मेरा ख्याल है 3-3.5 हजार मीटर किसी तौर कम नहीं होगी, मैग बोला। माइकल उसके जवाब पर खामोश हो गया था। तकरीबन 6 घंटे तक मुसलसल सफर करने के बाद हमने एक जगह सस्ताने, खाने पीने और थकन दूर करने का फैसला किया। मैग ने राय दी कि दरिया अब जू के करीब है, इसलिए क्यों ना दरिया पार करके ही डेरे डाले जाएं। माइकल ने इस बारे में राय जानने के लिए मेरी जानिब देखा और मैंने सर हिला दिया। मुझे इस पर कोई इतराज नहीं था। चुनाचे हम लोगों ने रफ्तार तेज कर दी। जैक्सन ने मुसर्रत से हाथ मलते हुए कहा, इस दरिया को देखकर मुझे बड़ी मुसर्रत हो रही है। पानी ख्वाह कितना ही ठंडा हो, मैं इसमें 2-4 गोते जरूर लगाऊंगा। उसने एडलर की तरफ देखा जो बुरी तरह कांप रहा था और मुस्कुराकर बोला, मिस्टर एडलर आप भी मेरे साथ नहाएंगे? यकीन करें सारी थकन दूर हो जाएगी। बकवास मत करो, मैं इस ठंडे पानी के करीब खड़ा भी नहीं हो सकता। एडलर खौफजदा अंदाज में जैक्सन से कई कदम पीछे हट गया और सब कहका लगाकर हंस पड़े। मुरना और दूसरी लड़कियां भी बेइख्तियार हंस रही थी। कुछ देर के बाद फिजा बिल्कुल बदल चुकी थी। सवाल यह है कि इस दरिया को अबूर करने के बाद हमें क्या कोई मुनासिब जगह मिल सकेगी? आस्टन ने कहा। मिस्टर आस्टन, हम उम्मीद के सहारे चल रहे हैं। मुमकिन है हमें कोई पहाड़ी आबादी मिल जाए। अगर हमें कोई आबादी मिल गई तो तमाम मुश्किलात दूर हो सकती हैं, माइकल ने जवाब दिया।
सफर जारी रहा, यहाँ तक हम दरिया के करीब की वादी में दाखिल हो गए। खुरदरी और नाहमवार जमीन पर चट्टानें उभरी हुई थी और छोटे छोटे टीलों की तादाद बहुत ज्यादा थी। यहाँ बर्फ भी कुछ कम थी, बल्कि बाज़ जगहों पर तो भूरी जमीन भी नजर आ रही थी। हम सीधे और हमवार रास्ते तलाश करते हुए दरिया की जानिब बढ़ते रहे। मोरना मेरे बिल्कुल पीछे थी। इस मौसम के बावजूद उसके चेहरे पर तमतमाहट थी। यकीनन वो थक चुकी थी क्योंकि वो लड़की थी, लेकिन उसने एक बार भी इसका इजहार नहीं किया था। फिर सड़क एक तरफ मुड़ी, दरिया शायद बिल्कुल करीब आ गया था। मरतूब हवा के झोंके आ रहे थे। हम सब की रफ्तार एकदम तेज होगी। सभी दरिया के करीब पहुंचने के ख्वाहिशमंद थे। एक ऊंची जगह पहुंचकर हमने दरिया पर पहली नजर डाली और दम बखुद रह गए। लुइस के हल्क से एक अजीब सी आवाज निकल गई। हम फुर्ती से नीचे बैठ गए। लुइस दूसरे लोगों को इस बुलंद जगह आने से रोक रहा था। सामने का मंजर वाकई ही हमारे लिए हैरान कुन था। बुलंदियों से जब हमने पहली बार देखा था तो कुछ महसूस नहीं हुआ था, और फिर घूमती हुई सड़क से नीचे उतरे थे, इसलिए दरिया नजरों के सामने नहीं रहा था और हकीकत निगाहों से उजल ही रही थी। नाहमवार पहाड़ी रास्तों ने अब तक इस खौफनाक हकीकत का इल्म नहीं होने दिया था कि दरिया के ऊपर बना हुआ पुल दरमियान से टूटा हुआ था और इसके दूसरे किनारे पर दरिया की लहरों के शोर में बहुत सी इंसानी आवाजें भी शामिल हैं, और ये आवाजें हमें यहाँ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन हम बहुत से आदमियों को भाग दौड़ करते देख सकते थे। दूसरे किनारे पर एक बड़ा सा ट्रक भी नजर आ रहा था जो फौजी किस्म का था। उस तरफ मौजूद लोगों ने शायद अभी हमें नहीं देखा था। इसे भी खुशकिस्मती कहा जा सकता था कि वो हमसे लाइलम थे, लेकिन जिस जगह हम थे वो दूर तक बुलंदी पर थी। मुकम्मल तौर पर उनकी निगाहों से बचने के लिए हमें काफ़ी पीछे हट जाना पड़ता, जो एक लम्हे में मुमकिन नहीं था, लेकिन ये ज़रूरी था। चुनाचे मैंने लोइस को इशारा किया। वो तेज़ी से पलट पड़ा, मगर इतनी देर में काम बिगड़ गया। उन्होंने हमें देख लिया था। एक लम्हे के लिए तो वो भी साकित रहे, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो संभल कर ट्रक की तरफ लपके। लोइस फुर्ती से उन लोगों को मैंने इतना ही कहा था कि एक फायर हुआ और गोली सनसनाती हुई मेरे सर से सिर्फ चंद इंच के फासले से गुजर गई। ओह चीफ, तुम खैरियत से तो हो ना? लोइस बेख्तियार मेरी तरफ लपका। उन लोगों को लोइस, उन लोगों को तुम पीछे खिसको चीफ, ये बुलंदी खतरनाक है, जल्दी से पीछे हट जाओ, लोइस ने कहा। 2-3 गोलियां और चली। वो लोग भी बदहवासी में फायर कर रहे थे, वरना उनकी कोई ना कोई गोली हमें जरूर छू लेती। जमीन से चिपक जाओ चीफ, जिस कदर मुमकिन हो जमीन से चिपक जाओ, लोइस बोला, और मैंने उसकी हदायत पर अमल किया। गोलियां सनसनाती हुई हमारे सरों पर से गुजरने लगी। उनकी तादाद और तेजी में इजाफा होता गया। यूं लगता था जैसे अब बहुत से लोगों ने हथियार संभाल लिए हों। हम दोनों उल्टे पांव रेंगने लगे। गोलियां तूफानी रफ्तार से हमारे दाएं बाएं जमीन पर लग रही थी और पथरीली जमीन उधड़ रही थी। पत्थरों की बारीक किरचियां हमारे बदन के खुले हुए हिस्सों पर खूब जोर से लग रही थी। यही शुक्र था कि वह लोग सही निशाना नहीं ले पा रहे थे, वरना इस खुले इलाके में हमें निशाना बना लेना इस कदर मुश्किल भी नहीं था। गोलियों से किसी कदर महफूज होकर हम एक लम्हे के लिए रुक गए। मैंने गर्दन मोड़ कर देखा। काफिले वालों को सूरत हाल का अंदाजा हो गया था और उन्होंने एक बड़ी चट्टान की आड़ में पनाह ले ली थी। माइकल कछुए की तरह रेंगता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। कौन है वो? उसने हमारे करीब पहुंचकर हाँफते हुए पूछा। वही होंगे जिनके बारे में डायर ने पेशीन गोई की थी और जिनके 2 आदमी हमारा निशाना बन चुके हैं। मैंने जवाब दिया। कितने हैं और क्या वो गोलियां बरसाते हुए हमारी तरफ बढ़ रहे हैं? माइकल ने पूछा। मेरा ख्याल है वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर वो दरिया पार करके आगे आने में कामयाब हो गए तो हमें निशाना बनाने में उन्हें कोई दिक्कत ना होती। उनकी तादाद का कोई अंदाजा है? नहीं, हमें फौरन ही देख लिया गया था और फायरिंग करने में भी नहायत उजलत से काम लिया गया, इसलिए हम उनकी तादाद और पोजीशन का सही अंदाजा नहीं लगा सके। मैंने जवाब दिया। माइकल खुश कोंटों पर जबान फेरने लगा, फिर बोला, ये अंदाजा लगाने की कोशिश तो की जाए। मेरा ख्याल है काफिले को वहीं रुकना चाहिए। मैंने मैग को हदायत कर दी कि वो इन लोगों को कंट्रोल में रखे। वैसे भी गोलियों की इस बौछार में कोई इस चट्टान की आड़ से निकलने की कोशिश नहीं करेगा। उसने काफिले वालों को वहीं रुकने का इशारा किया और बेचैन निगाहों से इधर उधर देखने लगा। फिर उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरा ख्याल है हमें उस दर्रे की तरफ चलना चाहिए। वहां से हम महफूज रहकर दरिया का किनारा देख सकते हैं। मैंने उसकी बात से इत्तफाक किया था और हम तीनों रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। तंग और ऊंचे नीचे दर्रों से दूसरी तरफ निकलते ही दरिया नजर आया। उसका तेज बहाव बेहद तेज था। जाग उठाता हुआ पानी कान फाड़ देने वाले शोर के साथ बह रहा था। जब वो दर्रे की संगलाक दीवारों से टकराता तो कई फुट बुलंद दीवार सी बन जाती और पानी की इस दीवार में से सूरज की किरणें पार होती तो कई रंग निगाहों में कूंज जाते। यहाँ भी हम दुश्मन की निगाहों से पोशीदा ना रह सके। फायरिंग का रुख उसी तरफ हो गया था और जिन पत्थरों की आड़ में हम पोशीदा थे, गोलियां उनके चीथड़े उड़ाने लगी थी।
पत्थरों के रेदे चुरों की तरह हमारे बदन पर लग रहे थे। माइकल फीके अंदाज में मुस्कुराया। यूं लगता है उनकी तादाद काफी है और एमोनेशन की कमी भी नहीं। उनके मुकाबले में हमारे पास एक पिस्तौल है जिसमें अब सिर्फ 4 गोलियां हैं और एक राइफल। मिस्टर अली, क्या हम इन हथियारों से उनका मुकाबला कर सकते हैं? हालात का अंदाजा लगाए बगैर कोई फैसला नहीं किया जा सकता। मैं गहरी सांस लेकर बोला, हालात गोया अब भी हालात का अंदाजा लगाने की गुंजाइश है, माइकल ने आहिस्ता से कहा और मैं चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगा। तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज हैरत अंगेज लगते हैं माइकल। क्या तुम बददिल होते जा रहे हो? हूँ? माइकल जैसे चौंक पड़ा। ओ नहीं, ये बात नहीं है, सॉरी अली, बस न जाने क्यों। हौसला ही हमारी जिंदगी है माइकल, अगर हम हौसला हार गए तो फिर कुछ ना कर सकेंगे। मैं अपने अल्फाज पर शर्मिंदा हूँ मिस्टर अली, इंतहाई शर्मिंदा हूँ। उसने इधर उधर देखा और एक बुलंद चट्टान की ताक ली और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सिरकता हुआ पीछे हटा और दूसरे ही लम्हे उसने झुककर दौड़ लगा दी। चट्टान के करीब पहुंचकर वो उछला और ऊपर चढ़ गया। गोलियों की बुछाड़ उसके सर पर से गुजर गई। वो चट्टान से चिपक गया था और बेहतर पोजीशन में था। मैं और लुइस भी रेंगते हुए उस चट्टान के नीचे पहुंच गए। यहाँ से उन लोगों को अच्छी तरह नहीं देखा जा सकता अली, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा है, माइकल बोला। मसलन, मैंने पूछा, किनारे पर कई ट्रक खड़े हुए हैं और उनके इतराफ तकरीबन 50-60 आदमी हैं। वो सब मुसल्ला हैं लेकिन अफरा तफरी के शिकार नजर आते हैं। माइकल की बताई हुई इस तफसील ने मेरे दिल में भी इश्तियाक पैदा कर दिया। मैं खुद अपनी आंखों से ये मंजर देखना चाहता था। उस चट्टान पर चढ़ना खतरनाक था जहां माइकल था, क्योंकि गोलियां अब भी उसके ऊपर से गुजर रही थी। इससे चंद गज के फासले पर मैंने एक बुलंद जगह मुंतखब कर ली और लुइस को अपने इरादे से आगाह कर दिया। ओके चीफ, मैं भी चलूंगा। लुइस की निगाहों में जैसे इस सारे हंगामे की कोई हैसियत नहीं थी। ऐसे बेजिगर से लोग कम ही निगाहों से गुजरते हैं। नहीं लुइस, निहायत होशियारी से यहाँ रुको, न जाने तुम्हारी क्या जरूरत पेश आ जाए, मैंने उसे समझाया। ओके मास्टर, लुइस ने जवाब दिया। मैं अपना बदन तोलने लगा और फिर उस चट्टान की तरफ दौड़ लगा दी। उन कमबख्तों की फुर्ती और महारत काबिले दाद थी। जो ही उन्होंने मुझे दौड़ते देखा इस तरफ फायर खोल दिया, लेकिन मैंने पलक झपकने में पोजीशन ले ली और गोलियों से महफूज हो गया। इस बुलंद चट्टान से दरिया पार का मंजर बखूबी नजर आ रहा था। 20-25 आदमी एक ट्रक से लकड़ी के तख्ते उतार रहे थे और मोटे मोटे रस्सों के टुकड़े एक खास नाप से काटे जा रहे थे। पुल दरमियान से टूटा हुआ नजर आ रहा था और इस टूटे हुए हिस्से के ऐन नीचे एक ट्रक पानी में डूबा हुआ था। तो ये थी वो गैबी इमदाद जिसने अब तक हमें बचाए रखा था। वो दोनों आदमी जो हमारा शिकार हो गए थे गालिबन निगरानी पर मुकर्रर थे। बाकी लोगों ने वक्त मुकर्रर पर इस जगह पहुंचने की कोशिश की होगी जहां डायर त्यारे को उतार कर लाया था, लेकिन तख्तों का पुल ट्रक का वजन बर्दाश्त नहीं कर सका था। ये लोग फंस गए। अगर ये पुल ना टूटता तो शायद सूरत हाल बदल चुकी होती। दर हकीकत इतने आदमियों से इस बेसरो सामानी के आलम में मुकाबला करना मुश्किल था। इस वक्त सिर्फ एक ही तरकीब थी, किसी तरह उन्हें पुल की मुरम्मत से रोका जाए। मैं इस मामले पर गौर करने लगा। मेरी निगाहें उन लोगों का बगौर जायजा ले रही थी। उनमें से चंद लोग जगह जगह छुपे हुए गोलियां बरसा रहे थे, बाकी बड़ी तेजी से पुल की मुरम्मत में मसरूफ थे। तकरीबन 15 आदमी तख्तों की एक बड़ी तादाद को रस्सों की मदद से पुल के टूटे हुए हिस्से की तरफ खिसका रहे थे और वो निहायत एहतियात से खुद को संभाले हुए एक एक इंच आगे बढ़ रहे थे। उनकी हर जुम्बिश इस बात का मजर थी कि वो खौफजदा हैं और निहायत परेशानी के आलम में ये काम कर रहे हैं। काश हमारे पास असला होता। अगर हम भी किसी तरह मुसल्ला होते तो फिर इन लोगों का टिकना मुश्किल था। समझ में नहीं आता था कि ये साजिश किसके खिलाफ थी और ये लोग क्या चाहते थे। पुल अगर तामीर हो गया और ये उसकी मुरम्मत में कामयाब हो गए तो तबाहशुदा जहाज के नीम मुर्दा मुसाफिरों की जिंदगी के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए किसी तरह उन्हें दरिया के दूसरे किनारे पर ही रोकना था। मैंने इशारे से लुइस को पास बुलाया। लुइस जैसे इसका मुंतजिर ही था। स्याफाम जमीन पर रेंगने के सिलसिले में हम दोनों से ज्यादा तेज निकला। वो किसी कदर तेज रफ्तार छिपकली की मानद जमीन पर रेंगता हुआ चट्टान तक आया और फिर उसी तरह ऊपर भी चढ़ आया। बुलाया था ना चीफ? हाँ लुइस, वो देखो, मैंने कहा। लुइस खामोशी से उधर देखता रहा। फिर लुइस बोला, पुल की मुरम्मत कर रहे हैं। हाँ, निशाना कैसा है लुइस? तसल्ली बख्श होगा मास्टर। माइकल के पास पहुंच सकते हो? दरिया के दूसरी तरफ भी जा सकता हूँ मास्टर। जाऊं? और नहीं, जो कुछ मैं कह रहा हूँ गौर से सुनो और फिर फुर्ती से उस चट्टान पर पहुंचने की कोशिश करो जहां माइकल है। उसके पास पिस्तौल है। इन लोगों को गोलियां चलाने दो और अपना एक भी कारतूस जाया मत करो। उन्हें निगाह में रखो। जो तख्ते और रस्से लेकर आ रहे हैं, जूं ही वो सफेद निशान तक पहुंचे फौरन उन पर कम अज कम 2 फायर कर दो और उनमें से 2 को हलाक कर दो। वही होना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ। समझ गया चीफ? सफेद निशान के बारे में समझ गए?
वो जो टूटे हुए हिस्से के पास है, गालिबन उन्होंने निशानी के लिए कोई सफेद कपड़ा बांधा है। समझ गया चीफ, लुइस ने कहा और चट्टान से नीचे छलांग लगा दी। लुइस की गैर मामूली सलाहियतों का मुझे अब बखूबी अंदाजा हो चुका था। दर हकीकत उस शख्स की दरियाफ्त पर फख्र किया जा सकता था। ज़हनी तौर पर वो जो कुछ भी हो, लेकिन जिस्मानी तौर पर बेनज़ीर था। हद दर्जा दलेर और किसी किस्म के खतरात की परवाह नहीं करता था, इसलिए उसकी कारकर्दगी बेमिसाल थी और आन की आन में उस चट्टान पर पहुंच गया जहां माइकल मौजूद था। मैंने भी ये देख लिया कि माइकल ने रिवाल्वर उसे दे दिया था। हम इंतजार कर रहे थे। तख्ते लाने वाले अब पुल के टूटे हुए हिस्से के बिल्कुल नजदीक आ गए थे। मैंने राइफल सीधी कर ली और उनके सफेद निशान तक पहुंच जाने का इंतजार करने लगा। पहली बार हमारी तरफ से 4 फायर हुए और क्या ही उम्दा नतीजा बरामद हुआ उन फायरों का। हम इन 4 गोलियों को सैकड़ों गोलियों पर बारी कह सकते थे। पुल पर मौजूद लोगों में से 4 आदमी नीचे आ गिरे, लेकिन उनके बाकी जो बचे वो उन लंबे वजनी शैतरों की जद में आ गए जिन्हें वो संभाले हुए थे। शैतीरों में उलझे हुए टूटे हुए पुल से नीचे गिरे और आन की आन में पानी के तेज धारे के साथ बहते हुए दूर निकल गए। उनकी दिलखराज चीखों ने कलेजे हिला दिए थे। दरिया के दूसरी तरफ भगदड़ मच गई थी। वो लोग बुरी तरह बदहवास होकर दौड़ पड़े थे। दरिया के दूसरे किनारे पर जो साजो सामान और ट्रक वगैरह थे, सब के सब जूं के तूं रह गए थे। ये लम्हात हमारे लिए अफसोसनाक थे। काश किसी तरह हम दरिया के दूसरी तरफ पहुंच सकते और इस सामान पर कब्जा कर सकते, खास तौर से ट्रक जो हमारे हर दुख का बदावा बन सकते थे। इतनी तादाद में होने के बावजूद उनकी ये बदहवासी ताज्जुब खेज थी। इससे सिर्फ एक ही नतीजा अखज़ किया जा सकता था कि बर्फानी वैरानों की जिंदगी ने उनके असाब को मुतासर किया था और अब उनमें जरा भी कुव्वत मुदाफित बाकी नहीं रही थी। उनके दिल कमजोर हो चुके थे। बहर कैफ दूसरी तरफ की अंधाधुंध फायरिंग बंद हो गई। वो किनारे से काफी दूर भाग गए। इस तरह हमें अपने इलाके में नकलो हरकत की आज़ादी मिल गई। न सिर्फ ये हुआ बल्कि तख्ते वगैरह पानी में बह जाने से पुल की मुरम्मत भी कुछ देर के लिए रुक गई। जैक्सन, फ्रेड और मैग वगैरह ने न जाने किस तरह सूरत हाल का अंदाजा कर लिया। वो दौड़ते हुए हमारे पास आ गए। दूसरी तरफ से माइकल और लोइस भी वहीं आ गए। हमें इस तरह बेफिक्र नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ हम उन लोगों की गोलियों की जद पर हैं। मैंने कहा, क्या सूरत हाल है? फायरिंग और चीखें, मेरा ख्याल है हमारी तरफ से भी फायर हुए हैं। मैग ने कहा, ये जो अली है ना मैग, ये आम इंसान नहीं है। अब तक जो कुछ हुआ है इस पर गौर करो तो बखूबी अंदाजा हो जाएगा तुम्हें। माइकल ने गहरी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा और फिर उन लोगों को तफसील बताने लगा। मैग ने चट्टान पर चढ़कर दूसरी तरफ देखा और कहने लगा, तमाम सामान जूं का तूं मौजूद है। कुर्बो जवार में कोई नजर नहीं आ रहा। वो चट्टान से नीचे उतर आया। अब मुझे इजाजत दे मास्टर, मैं दूसरे किनारे पर जाकर असला हासिल करने की कोशिश करूं। अगर ये ना कर सका तो कम अज कम इतना तो जरूर करूंगा कि उनकी पुल की मुरम्मत करने की सारी तदबीरें नाकाम बना दूं। ये सारे ट्रक भी तबाह कर दूंगा। उसके बाद वो बिल्कुल ही आवाज खो बैठेंगे। लोइस ने कहा, लेकिन तुम दरिया अबूर कैसे करोगे लोइस? मैंने पूछा। एक तदबीर है मेरे जहन में। वो क्या? मैं यहाँ से दरिया की मुखालिफ सिमत में दूर तक निकल जाता हूँ। वहां से दरिया में उतर जाऊंगा और फिर तैरता हुआ दूसरे किनारे पर जाने की कोशिश करूंगा। ओ नहीं लुइस, जानबूझकर मैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। दूसरे लोग भी लोइस की इस कुर्बानी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुए थे। आखिर में यही फैसला किया गया कि फिलहाल पूरी तवज्जो इस बात पर सर्फ होनी चाहिए कि वो लोग पुल की मुरम्मत न करने पाए। इस दौरान में कोई अच्छी तरकीब सोच ली जाए। चुनाचे लोइस और फ्रेड को वहां तैनात कर दिया गया। ये तय पाया कि ये लोग जब भी उन्हें पुल के करीब देखें तो उनकी पुल को मुरम्मत करने की कोशिश नाकाम बना दें। उसके बाद हम लोगों की तरफ वापस चल पड़े। सहमे हुए लोग जिंदगी से मायूस, मौत के मुंतजिर, आंखों में खौफ व हिरास की कैफियत लिए बैठे थे। उन्होंने मायूस निगाहों से हमारी तरफ देखा। एक लम्हे के लिए उन्हें देखकर दिल को तकलीफ हुई, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। उन्हें कोई तसल्ली भी नहीं दी जा सकती थी, बस खामोशी बेहतर थी। चंद लोग ऐसे भी थे जिनके चेहरों पर बेफिक्री थी, जिनमें एडलर को सरे फहरिस्त रखा जा सकता था। रैक्सन ने मेरे नजदीक आकर कहा, उम्मीद की कोई सूरत नजर आती है? मायूसी गुनाह है मिस्टर रैक्सन। अफसोस, मैं तो अब अपनी खराब हालत के बायस आप लोगों की कोई मदद भी नहीं कर सकता, जबकि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि आपके शाना बशाना हूँ। कोई बात नहीं मिस्टर रैक्सन, आप इन लोगों को संभालें। जबानी तसल्ली देकर भी आप उन्हें पुरसुकून रख सकते हैं। मुझे एहसास है कि सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत आप लोगों ने इतनी जिम्मेदारियां कबूल कर ली हैं। हालांकि यहाँ कुछ लोग क्या? मैंने दिलचस्पी से पूछा। बस कुछ लोगों की जबानें सिर्फ जहर ही उगलती हैं, लेकिन उनकी ये जहर अफशानी किसी पर असरअंदाज नहीं होती। मसलन क्या ख्यालात हैं इन लोगों के? आप अपने जहन को तकद्दुर का शिकार न करें मिस्टर अली, क्या फायदा?
क्या एडलर के अलावा कुछ और लोग भी हमारे मुखालिफ हैं? मैंने मुस्कुरा कर पूछा और रैक्सन भी मुस्कुराने लगा। सरबरा एडलर ही है, परेशान हाल लोग उसकी भी सुनते हैं। दरअसल वो उन घटिया किस्म के लोगों में से हैं जो कुछ नहीं होते, लेकिन बदतरीन हालात में भी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। एडलर ने इस खामोशी से उकताकर एक कहानी तराशी है। बहुत खूब, क्या कहानी है? कहता है ये बहुत बड़ी साजिश है जिसमें इस जहाज का अमला भी कुछ और लोगों के साथ मुलव्वस है। त्यारे को इस मकसद के तहत इस वीराने में उतारा गया है कि मुसाफिरों को ब्लैकमेल किया जाए, इनके वरसा से बड़ी बड़ी रकमें वसूल की जाएं, वगैरह वगैरह। उसने बहुत सी दलीलें भी घड़ ली हैं और चंद लोग उसकी बातों पर संजीदा हो गए हैं, लेकिन सिर्फ चंद लोग। हर शख्स को इज़हार राय की आज़ादी है मिस्टर रैक्सन। बज़ाहिर ऐसी कोई बात नहीं। मैं भी त्यारे का एक मुसाफिर हूँ, एक ऐसे मिशन पर निकला था जिसकी तकमील के लिए सिर्फ 2 माह का वक्त है। मेरा कीमती वक्त इन पहाड़ों में ज़ाया हो रहा है। ये लम्हा मेरे लिए बेचैनी का बायस है। लेकिन मैंने रैक्सन की शक्ल देखी और फिर गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। कमबख्त का चेहरा सपाट था, इस पर कोई तासर नहीं उभरा था। इस वक्त भी मुझे मायूसी हुई। यहाँ से हटकर मैं दूसरे लोगों के पास गया। मुरना मिस्टर हाइकर के पास थी। मिस्टर हाइकर की हालत बेहतर नजर आ रही थी, लेकिन वो अब भी खामोश थे। मुझे नजदीक देखकर मुरना ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर खामोश हो गई। उसने सोचा होगा कि मैं ख्वाह मुखा इससे बददिल हो जाऊंगा। इसकी तसल्ली भी किसी तौर मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है, बस एक रवादारी का मामला है। यूं भी उसने महसूस कर लिया होगा कि मैं उसके हुस्न जमाल से मुतासिर नहीं हूँ और इस तरह भी उसके जाल में नहीं फंस सकता। बहरहाल वो खामोश रही। इब्तदा में मेरी इस दिलचस्पी की वजह दूसरी रही थी, लेकिन अब मैं इस ख्याल को ज़हन से खुरच कर फेंकना चाहता था। किसी और तरफ ज़हन उलझाने की बजाय अगर मौजूदा मामलात में पूरी दिलचस्पी ली जाए तो बेहतर है। खौफजदा और हरासा मुसाफिरों की बेबस निगाहें हमारा जायजा ले रही थी। वो हमारे चेहरों से अपना मुस्तकबिल पढ़ना चाहते थे। मैंने मुस्कुराते हुए उन सब को मुखातिब किया। मैं आप लोगों के चेहरे पर परेशानी और खौफ के आसार देख रहा हूँ। ऐसा क्यों है? क्या हम इन बर्फ पोश पहाड़ों से जिंदा बचकर निकल सकेंगे? एक आवाज उभरी। क्या आप त्यारे के उस खौफनाक हादसे से जिंदा बच सकते थे? आपने देखा कि आपका बाहर निकलते ही त्यारा किस तरह गहराइयों में जा गिरा। क्या उस खौफनाक हादसे से बचना मुमकिन था? मैं समझ नहीं सका। जिन लोगों को त्यारे की इस हादसे में हमसे बिछड़ना था वो बिछड़ गए। जो जिंदा बच गए हैं वो जिंदगी की शदीद तरीन सऊबतों से गुजरते हुए यहाँ तक आ पहुंचे हैं। रास्ते में उन्हें गैबी इमदाद मिली है, ग़िज़ा, तेल और दूसरी चीजें। आप इससे इनकार कर सकते हैं? नहीं, ये एक हकीकत है। तो फिर इस हकीकत को भी ज़हन में रखें कि जब तक जिंदगी है आप लाखों सऊबतों के बाद भी जिंदा रहेंगे, और जब मौत आएगी तो आपकी एयर कंडीशन ख्वाबगाह भी उसे नहीं रोक सकेंगी। तुम्हारा कहना दुरुस्त है। तो फिर बर्फ की इन वीरानों में जिंदा दिली से क्या लगाएं? मौत के खौफ से जिंदगी को अजाब बनाने से क्या फायदा? मेरे इन अल्फाज से बहुत से चेहरे पुरसुकून हो गए। एडलर के चेहरे पर अलबत्ता तंज के आसार थे। मेरी निगाह उस पर पड़ी तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बाज़ लोग अपनी बेजा ख्वाहिशात के उसूल में नाकामी के बाद हालात को मजीद पेचीदा बनाने के ख्वाह होते हैं। उनकी ये कोशिश मुस्बत नहीं होती। आपको खौफ व दहशत में मुब्तला करने वाले आपके दोस्त नहीं हो सकते। उनकी बातों पर तवज्जो ना दे। एडलर नफरत से मुंह बनाकर वहां से हट गया। पुल की दूसरी तरफ पुरस्रार खामोशी छाई हुई थी। उनकी तमाम सरगर्मियां यकलख थम गई थी और यकीनन उन पर भी वहशत तारी थी। न जाने क्यों वो इस कदर खौफजदा हो गए थे। मैं तो इसे भी गैबी इमदाद ही समझता था। पुल का टूट जाना भी हमारी जिंदगियों की हिफाजत का जामिन था, और अगर गौर किया जाता तो ये भी खुदाई इमदाद थी। पुल की मुरम्मत का काम रुक गया था। ये सूरत हाल ज्यादा देर नहीं रही। दफादन दूसरी तरफ से बेतहाशा फायरिंग शुरू हो गई। इस फायरिंग की शिद्दत से हमारे लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो लोग किस कदर खौफजदा और खिसियाने हो गए हैं। उनकी इस फायरिंग से चट्टानों के जर्रे और छोटे बड़े पत्थर टूट फूट कर फिजा में उड़ रहे थे। वो कोई निशाना लेकर फायर नहीं कर रहे थे, बस अंधाधुंध गोलियां जाया कर रहे थे। मैंने इस मौके पर लुइस और फ्रेड से दूर रहना मुनासिब नहीं समझा। इस खौफनाक फायरिंग के दौरान में अगर उन्होंने जंबश भी की तो उनके जिस्म में लातादाद सुराख हो जाएंगे, और कोई भी ऐसी अमकाना कोशिश कर सकता था। मैं पेट के बल रेंगता हुआ उन दोनों के पास पहुंच गया। लुइस और फ्रेड मुतमईन थे। अगर तुम लोग थक गए हो तो ड्यूटी बदल दी जाए, मैंने कहा, और फ्रेड हंसने लगा। लुइस जैसे दिलचस्प आदमी को अगर आप मेरे साथ रहने दें मिस्टर अली, तो मैं कम अज कम 24 घंटे बगैर थके ये ड्यूटी अंजाम दे सकता हूँ। उसने कहा, क्या वाकई? खुद मिस्टर फ्रेड भी बेहद जिंदा दिल इंसान है। लुइस ने कहा, आप मुतमईन रहे मिस्टर अली। अव्वल तो हमें यहाँ देरी कितनी हुई है, और फिर ये सब कुछ इतना मुश्किल भी नहीं है। वैसे हमारे लिए और कोई हदायत हो तो?
नहीं, फिलहाल इसी में हमारी बका है कि हम उन्हें पुल की मुरम्मत से रोकें। अगर वो दोबारा पुल की तरफ बढ़े तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है, सिर्फ एक फायर, एक कामयाब फायर। बदहवास दुश्मन के लिए फिलहाल एक ही फायर काफी है। उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगाड़ देना ज़रूरी है और इसी में हमारी कामयाबी पोशीदा है। दुश्मन को ज़ेर करने का सबसे ज़बरदस्त तरीका यही है कि उसके असाब कमज़ोर कर दो। ओके चीफ, हमारे पास भी एमुनेशन की कमी नहीं, बशर्तिया के वो लंबी कुर्बानी देने पर आमादा ना हो जाए। लोइस ने कहा, उस वक्त तक हम कोई मुनासिब बंदोबस्त कर चुके होंगे। मैंने कहा और एक बार फिर मैं पेटी के बल खिसकता हुआ अपनी जगह वापस आ गया। सब एक ही जगह बैठे हुए थे। दूसरी तरफ से फायरिंग रुक गई थी। गालबन उन्हें अपनी हमाकत का एहसास हो गया था। शाम होने लगी थी। फिजा पर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। माइकल ने कहा, मेरे ख्याल में खासा वक्त गुजर चुका है। उन लोगों की तवील खामोशी के बारे में आप लोगों की क्या राय है? सिर्फ ये कि दुश्मन को सोचने का मौका मिल गया है। उसने अपने खौफ और अपनी बुखलाहट पर काबू पा लिया है। एमुनेशन जाया करने की बजाय अब वो हमारे बारे में गौर कर रहा है, ऑस्टन ने कहा, और ये बात हमारे हक में बेहतर नहीं है। अगर उसने हमारे बारे में कोई फैसला कर लिया तो नुकसान हमारा है, क्योंकि हम नहते हैं, जैक्सन बोला। इसमें कोई शक नहीं कि मैं रात के बारे में सोच रहा हूँ। रात को वो लोग यकीनन पुल की मुरम्मत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी तमाम तर कामयाबी इसी पर मुनहसर है कि वो पुल की मुरम्मत कर लें। अभी तक हमारे नज़दीक पहुँचने में ये पुल ही माने रहा है, मैक बोला। तुम्हारा ख्याल है कि वो रात को पुल की मुरम्मत करने की कोशिश करेंगे? इसी का इम्कान है, लेकिन क्या रात की तारीकी इस काम में माने नहीं होगी? मुमकिन है उन्होंने इस बारे में कुछ सोच लिया हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी काम में अगर वक्त मिल जाए तो फिर उसकी खामियां दूर कर ली जाती हैं, जबकि इसी दौरान में हमने कुछ नहीं किया। उन्होंने जख्मी होकर जरूर सोचा होगा हम कामयाबी के नशे में चूर हैं। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ मैग, मैंने कहा। रात होने से कबल ही हमें कुछ जरूर सोचना चाहिए, वरना हम नुकसान उठाएंगे। मसलन हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से दूर भी तो निकल सकते हैं। हम अपनी इस पनाहगाह में ऐसी रोशनी कर दें जिससे दुश्मन को इत्मीनान हो जाए कि हम यहाँ मौजूद हैं। चुनाचे वो अपनी कोशिशों में मसरूफ रहें और इसी दौरान हम यहाँ से दूर निकल जाएं और बाद में वो हमें ना पा सकें, ऑस्टन बोला। नहीं मिस्टर ऑस्टन, अव्वल तो रात की तारीकी में इन अजनबी बर्फानी रास्तों पर हमारा सफ़र मौत का सफ़र होगा। सुबह तक हम में से कुछ लोग जिंदा नहीं बच सकेंगे। दूसरी बात यह कि हमें रास्ते का इल्म भी नहीं। दरिया के दूसरी तरफ पहुंचने का अगर कोई रास्ता होता तो वो लोग हमसे कबल उस तरफ चले जाते और हमारे सरों पर पहुंचने में कामयाब हो जाते। ऐसी शक्ल में हम कहाँ जा सकते हैं? माइकल ने कहा और फिर ताईद तलब निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने गहरी सांस लेकर गर्दन हिला दी। बात ऑस्टन की समझ में भी आ गई थी। वो ठोड़ी खुजाने लगा। फिर इस बारे में कोई आखिरी फैसला जरूरी है, उसने कहा। मिस्टर ऑस्टन, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि हमारे कुछ दुश्मनों ने हमारे खिलाफ साजिश की। एक पायलट को उन्होंने अपने जाल में फांस कर तैयारा इस बर्फानी इलाके में उतारने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद जो हालात हुए आप सब के इल्म में है। हम में से कोई नहीं जानता कि किस वजह से ये आफत हम पर नाजल हुई। मुमकिन है वो शख्सियत त्यारे के हादसे में मर चुकी हो और अब हमारे दरमियान भी मौजूद ना हो, लेकिन दुश्मन अभी तक उसकी तलाश में है। बहरहाल कुछ भी है, हमारी जिंदगी खतरे में है और अगर वो पुल अबूर कर चुके होते तो अब तक हमारा वजूद ना होता। हमारी तमाम तर कोशिशें इस बात पर सर्फ होनी चाहिए कि वो टूटे हुए पुल की मुरम्मत न कर सके। अगर हम आगे बढ़कर दूसरे रास्ते तलाश करने की कोशिश करें तो कौन कह सकता है कि कहाँ पहुंचे। इस दौरान में दुश्मन पुल की मुरम्मत करके बिलाकर दरिया अबूर करे और फिर अचानक ही अकब से हम पर आ पड़े। क्या ख्याल है आप लोगों का? हम जैसे अहमकों को भी कुछ बोलने की इजाजत है? एडलर की जहरीली आवाज उभरी और सबकी गर्दनें उसकी तरफ घूम गई। फरमाइए, मैं घूंट भींचकर बोला। मेरी राय है कि उन लोगों को पुल तामीर करने का पूरा मौका दिया जाए। बहुत खूब, क्या आपकी ये राय होशमंदाना है? माइकल ने सवाल किया। 100%। भला वो किस तरह? आपके या मिस्टर जैक्सन के कहने के मुताबिक वो हम सब के दुश्मन नहीं, बल्कि कोई एक शख्सियत जिंदा या मुर्दा ऐसी है जिसकी उन्हें तलाश है। फिर हमें उनसे दुश्मनी मोल लेने की क्या जरूरत है? ज्यादा से ज्यादा वो अपनी मतलूबा शख्सियत को गिरफ्तार या हलाक कर लेते। हम सब की तो मुसीबत ना आती। इससे ज्यादा मकरूह फेल और कोई ना होता। मिस्टर एडलर, इससे ज्यादा जलील बात कोई और नहीं जो आपने की है। जो लोग जिंदा हैं वो सब एक दूसरे के साथी हैं। इसके अलावा आप कैसे कह सकते हैं कि वो दूसरों को माफ कर देते? उन्होंने किसी एक शख्सियत के लिए एक पूरा त्यारा तबाह करके अपनी पुस्त ज़हनियत का सबूत दिया था, और मैं दावे से कहता हूं कि अगर वो पुल अबूर करके इस तरफ आ गए तो हम में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। माइकल पुरजोश लहजे में बोला।
बेहतर यह है मिस्टर एडलर कि आप अपनी जबान बंद रखें, वरना आपके सिलसिले में जो राय कायम कर ली गई है उस पर अमल कर लिया जाएगा। जैक्सन ने आंखें निकाल कर कहा। एडलर नफरत से होंठ सकोड़ कर रह गया। उसके बाद उसने कुछ कहने की कोशिश ही नहीं की। हाँ, तो बात रात की तारीकी की हो रही थी। मुमकिन है वो किसी तरह इस तारीकी से फायदा उठाने की कोशिश करें, इसलिए हमें भी इस रात के लिए कोई माकूल फैसला करना होगा, जैक्सन ने कहा। मसलन, माइकल ने पूछा। मेरे ज़हन में एक तजवीज़ है, मैंने उनकी गुफ्तगू में दाखिल होते हुए कहा। मैं इस सिलसिले में गौर करता रहा था, सबके रुख मेरी तरफ हो गए। पुल का खतरा ही दूर कर लिया जाए, क्यों ना हम बचे हुए पुल को आग लगा दें। भला वो किस तरह? बहुत सी आवाज़ें उभरी। मुझे इस मुहिम का इंचार्ज बना दिया जाए, मैं ये काम अंजाम दे लूंगा। फिलहाल बस ये गौर किया जाए कि ये कोशिश किसी तौर मौसर रहेगी या नहीं। ना सिर्फ मौसर बल्कि इंतहाई कारामद होगी, माइकल ने कहा। तो फिर मुत्तफिका तौर पर मिस्टर अली को इंचार्ज बना दो, ऑस्टन ने कहा। हमें मंजूर है और हमारी तमाम तर खिदमात मिस्टर अली के लिए हाजिर हैं। उसी वक्त पुल के निगरान मोर्चे से लुइस की सीटी सुनाई दी। कोई खास बात ही थी, ये सीटी इशारा थी। चुनाचे मैं, माइकल और जैक्सन सीने और घुटनों के बल उधर चले, जिसकी हमें अब खूब मशक हो गई थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरबी चट्टानों के पीछे झुक रहा था और मशरकी पहाड़ों की चोटियों पर एक मसूर कुन नज़ारा जन्म ले रहा था। बर्फानी चोटियां ढलती हुई धूप में पिघले हुए सोने की खटालियां बन गई थी और उनके अतराफ में सुनहरा शुआई हाला बन गया था। हम उस जगह पहुंच गए जहां लुइस वगैरह पोशीदा थे। लुइस ने सरगोशी के आलम में कहा, हमारे दोस्त फिर जाग रहे हैं। ओह, मैंने गर्दन जरा ऊपर उठाकर पुल की तरफ देखा। वो लोग वाकई पुल की मुरम्मत के लिए शदीद बेचैन थे। इतनी देर खामोश रहकर उन्होंने न जाने क्या अंदाजा लगा लिया था। बहरहाल लुइस अब वो फिर मसरूफ अमल हो रहे थे। कई आदमी हाथों में लंबे लंबे तख्ते और रस्से संभाले पेट के बल रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। टूटे हुए पुल से उनका फासला कम होता जा रहा था। मैंने लुइस के हाथ से राइफल ली। दूसरी तरफ फ्रेड भी संभल गया था। मैंने उसे टोक दिया, नहीं फ्रेड, अभी पिस्तौल की गोलियां महफूज रखें। गुड, बात दुरुस्त है। फ्रेड ने मुझसे इत्तफाक किया। मैंने निशाना लेकर पहला फायर किया। रेंगते हुए आदमी रुक गए। उन्होंने फायर का शिकार होने वाले को खाको खून में तड़पते हुए देख लिया था और दूसरे ही लम्हे वो तख्ते वहीं फेंक कर हाथों और पैरों के बल भागे। दूसरा फायर भी जरूरी था। हर बार 2 अफराद की तादाद कम होने का एहसास बाकी रहने और पुल की तरफ बढ़ते हुए कम अज कम 2 आदमियों की जिंदगी से जरूर मायूस रहे। ये नफसियाती हरबा था, क्योंकि इस तरह उनमें कोई आगे बढ़कर पुल की मुरम्मत करने के लिए खुद को पेश नहीं कर सकता था। चुनाचे भागते हुए लोगों में से एक पर मैंने दूसरा फायर किया। गोली ने उस शख्स की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और वो गेंद की तरह उछल कर गिरा। इस दूसरे फायर ने मजीद खलबली मचा दी थी। 1-2 जो ज्यादा दूर नहीं गए थे और वहीं जमीन से चिमटे हुए थे, वो भी उठकर भागे और पुल खाली हो गया। बड़ा सही निशाना है, जैक्सन ने तारीफी लहजे में कहा। मेरे ख्याल में अब ये कई घंटे तक पुल का रुख नहीं करेंगे, माइकल ने मुतमईन लहजे में कहा। सूरज गुरूब हो गया था और उसके साथ ही सर्दी बढ़ने लगी थी। अंधेरा तेजी से चारों तरफ फैल रहा था। जरा सी देर में ये हालत होगी कि हाथ को हाथ सुझाई ना देता। आसमान पर गहरी धुंध छाई हुई थी, यूं लगता था जैसे बर्फबारी होगी। मैंने अपने काम के लिए लुइस, जैक्सन और मैग को साथ ले लिया तो माइकल और फ्रेड बदस्तूर उसी चट्टान पर जमे हुए पुल की निगरानी कर रहे थे। हम लोग भी चट्टान से कुछ ज्यादा फासले पर नहीं थे। लुइस ज़हनी तौर पर मुझसे ज्यादा करीब था, इसलिए मैंने उसे चट्टान से हटाकर अपने साथ ले लिया था। जरा सी देर में उस 1-1.5 किलो वजनी पत्थर का बड़ा जखीरा जमा कर लिया और फिर मैंने प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया। उसके लिए पुराने कपड़े, तकरीबन 3-3 फुट लंबी रस्सियों का बंदोबस्त भी कर लिया गया था। चीथड़े बड़ी मजबूती से उन पत्थरों पर लगाए गए और फिर उन पर रस्सियां बांध ली गई। स्टोव जलाने के तेल के बर्तन हमारे पास मौजूद थे। मैंने उन्हें इसी जगह मंगवा लिया। दफतन मैग की सरगोशी भरी आवाज आई, अली, मैं तुम्हारा प्लान समझ गया हूँ, क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगे? क्या मतलब? मैंने कहा। शुरू ही से मेरा और माइकल का ख्याल है कि तुम आम इंसान नहीं हो, उसने खफीफ सी मुस्कुराहट से कहा। मुझे हंसी आ गई। ये वक्त इन बातों का नहीं है। ये बताओ, मेरी तरकीब कारगर साबित हो सकती है या नहीं? जरूर होनी चाहिए। इन लोगों को। मैग की बात पूरी नहीं हुई थी कि दफतन फिजा में अजीब सी आवाज फैल गई। हम चौंक पड़े। चंद लम्हे के लिए तो समझ में नहीं आया कि ये कैसी आवाज थी। मैंने फ्रेड को आवाज दी, यस मिस्टर अली, ये आवाज कैसी है फ्रेड? कुछ पता नहीं चलता मिस्टर अली, गालबन वो फरार हो रहे हैं। उन्होंने ट्रकों के इंजन स्टार्ट किए हैं, फ्रेड बोला।
फिर सब कुछ समझ में आ गया। पुल की दूसरी तरफ से रोशनियों का सैलाब उमड़ आया था। ये ट्रकों और जीपों की रोशनियां थी जो पुल का अहाता किए हुए थी। गालिबन उन्हें भी पुल के बारे में खदशा था और उनका ये खदशा बेसबब नहीं था। वही होने वाला था जो उन्होंने सोचा था। लेकिन मेरे जहन में जो था उसका अभी मेरे करीबी साथियों को भी इल्म नहीं था। फ्रेड की आवाज़ दोबारा मेरे कानों में उभरी। वो मुझे पुकार रहा था, मिस्टर अली, मिस्टर अली। क्या बात है फ्रेड डियर, मैंने कहा। हमें बातें करने में कोई खतरा नहीं था। हमारी आवाज़ किसी कीमत पर उनके कानों तक नहीं पहुंच सकती थी। ट्रकों की रोशनी में वो कोई और सरगर्मी दिखाने वाले हैं। खासी भाग दौड़ हो रही है। मालूम होता है कि वो किसी और मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। 1 मिनट फ्रेड, मैंने कहा और बंदरों जैसी फुर्ती के साथ चट्टान पर पहुंच गया। दर हकीकत वो लोग नए अदम और नए हौसले के साथ आगे आए थे। रोशनी में पुल के दोनों सिरे साफ नजर आ रहे थे। वो लोग तेजी से इधर उधर घूमते हुए साफ दिखाई देते थे। वाकई ये लोग बड़ी सरगर्मी से काम कर रहे हैं। मकसद पुल की मुरम्मत के अलावा और कुछ नहीं होगा, मैंने कहा। लेकिन ये बेखौफी और बेजिगरी ताज्जुब खेज है। रोशनी में वो साफ नजर आ रहे हैं और हम बआसानी उनका निशाना ले सकते हैं। बजाय इसके कि वो खामोशी से कुछ करने की कोशिश करें, उनकी तरफ अली-उल-ऐलान काम करना क्या मायने रखता है। मुमकिन है उन्होंने सुकून से बैठकर इस बारे में सोचा हो। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, क्या मतलब? भाई साफ जाहिर है अकल से काम लेते तो पहले ही अंदाजा कर सकते थे। हवाई जहाज़ों के सफर मुसल्लह होकर नहीं किए जा सके। इस एक आदमी डायर के अलावा किसी के पास पिस्तौल नहीं था। उन्होंने आखिरकार अंदाजा लगा लिया होगा कि हमारे पास ज्यादा असला नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा वो पिस्तौल या फिर उनके हलाक शुदा साथियों की राइफलें। गुड, यकीनन ऐसी बात है। लेकिन फ्रेड बोला, ओह वो देखो। मैंने इशारा किया और फ्रेड उस तरफ देखने लगा। 2 आदमी हाथों में तख्ता उठाकर पुल की तरफ बढ़ते नजर आए। पुल के करीब आकर वो दोनों ऊंधे मुंह लेट गए और आहिस्ता आहिस्ता आगे सरकने लगे। फ्रेड बेचैन होने लगा। फायर नहीं करें मिस्टर अली। ओह नहीं फ्रेड, अभी नहीं। तुम उनके इरादों को भांप रहे हो या नहीं? नहीं, मैं नहीं समझ सका। उन्हें वाकई अकल आ गई है। पहले वो पुल की बाकायदा मुरम्मत के चक्कर में लगे हुए थे, लेकिन अब उन्होंने सोचा है कि सिर्फ चंद तख्ते जोड़कर वो बआसानी खला को फलांग सकते हैं। उनकी तादाद भी काफी है और फिर वो पूरी तरह मुसल्लह है, जबकि हम रहते हैं। इस तरह वो हम पर आसानी से काबू पा सकते हैं। ओह खुदा की पनाह, बिल्कुल ठीक। तो अब क्या होगा?